Assalamu alaikum and welcome to another episode of the Falcon Podcast. In this show, we will invite celebrities, stars, high aimers, self-believers, influencers, action takers, the fearless and the bold, positivity givers, hope spreaders, the awakened falcons of our nation. आज हमारे साथ जो जेंटलमैन मौजूद है, मुझे लगता है कि वो एक ऐसे रास्ते पे चल रहा है, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी इन पाकिस्तान होगा. बहुत ही डाउन टू अर्थ और एट द सेम टाइम ही इज़ राइट एट द टॉप इन हिज पर्सनल बिलीफ. थाउजेंड्स ऑफ कॉरपोरेट एंड यूथ सेक्टर्स में जाके उन्होंने ट्रेनिंग्स दी हैं, वर्कशॉप्स की हैं. एक यूनिक स्टाइल है इनका और डिलीवरी ऑफ कंटेंट जो है इनका बिल्कुल यूनिक है. मैं बहुत सारे स्पीकर्स को सुन चुका हूँ. उन स्पीकर्स में क्या होता है कि वो कनेक्ट नहीं कर पाते अपनी ऑडियंस से, लेकिन आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनकी बात आपके दिल में उतरती है. मैं पर्सनली इनसे 2-3 बार मेरी मुलाकात हुई है और जब भी मैंने इनको सुना है तो ऐसा लगा है मुझे कि इनकी बात इनके दिल से निकल रही है, और जो बात दिल से निकलती है वो ज़रूर असर करती है लिसनर पर भी. ही इज़ एन एंटरप्रेन्योर, अ रिकग्नाइज्ड ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, featured at TEDx. In my view, he is an awakened falcon. Without any further delays, आइए मिलते हैं मिस्टर समद अब्बास से. अस्सलाम वालेकुम समद, how are you? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, thank you for giving your precious time. इट्स बीन एन ऑनर फॉर मी कि आप इतना अच्छा शो डिज़ाइन किया है आपने. आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है आजकल के माशरे की नीड भी. तो इट्स अ प्लेजर फॉर मी कि मैं अपने आइडियाज़, अपने ख़यालात वैल्यू ऐड कर सकूँ उस शो में आपके. सो लेट्स सी हाउ डज इट वर्क आउट. आई एम डूइंग रियली ग्रेट एंड आई थिंक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके शो में आकर. और मुझे यकीन है कि इस शो से कई हज़ारों लोगों को फ़ायदा होकर ये शो कहाँ तक जाता है ये ज़रूर देखते हैं कि इसकी बातें कहाँ तक पहुँचती हैं. Thank you so much. Your wishes mean a lot to us. And I was looking forward to do this since 1 month, मतलब 1 month से आगे पीछे बैक एंड फोर्थ चल रहा था. लेकिन मैं थोड़ा सा आपको अपना फॉर्मेट बता देता हूँ पॉडकास्ट का. हमारा ये एक इंटरव्यू नहीं होगा, इट्स जस्ट लाइक अ कॉन्वर्सेशन. कोई एजेंडा नहीं है, कोई सेट टॉपिक नहीं है. वी विल डिस्कस अबाउट योर लाइफ, योर जर्नी, योर चैलेंजेस, योर फेलियर्स, योर सक्सेस. और आपके रिस्पॉन्स से ही हम कोशिश करेंगे कि हमें कुछ नॉलेज के ख़ास टुकड़े मिलें, लेसन्स मिलें, स्ट्रेटजीज़ मिलें, कुछ चंक्स ऑफ विजडम मिलें. और वही हमारे फैल्कन हैं उनके लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, स्टूडेंट्स जो ये पॉडकास्ट सुनते हैं उनके लिए वही मशाल राह साबित होंगे. आप जब भी कोई ऐसा वर्ड बोलेंगे जो कि मैं समझूंगा कि हमारी फैल्कन नेशन के लिए एक अटेंशन ग्रैबिंग लाइन होगी, तो उस पर ये फैल्कन स्क्रीम प्ले होगी, ये वाली. तो आपका ये गोल होगा कि आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा फैल्कन स्क्रीम्स अटेंड कर सकें. ओके, सो लेट्स स्टार्ट बाय द स्टोरी ऑफ योर यूनिक स्टाइल ऑफ डिलीवरी ऑफ कम्युनिकेशन. मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हें देखा, आई हैव सीन लॉट ऑफ स्पीकर्स ऑन स्टेज, नेशनली, इंटरनेशनली. आई गेट टू ट्रैवल इंटरनेशनली एज वेल, तो इत्तेफाक होता रहता है. लेकिन तुम्हारे पास एक गिफ्ट है. हाउ डिड यू डेवलप इट? with this, was this something natural or you had to work on it or you have to polish it, या ये communication skills कोई mentor से सीखी, या it was just natural? परफेक्ट. आई थिंक इट्स अ रियली ग्रेट क्वेश्चन और बहुत सारे लोग इस बात को जानना ज़रूर चाहते हैं. मैं सब बहुत दफ़ा मुझसे सवाल हुआ भी है. बट आई थिंक इफ़ आई स्टार्ट माई स्टोरी में बहुत एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ अपनी स्कूल लाइफ में और कॉलेज लाइफ में, बहुत ही एवरेज यूनिवर्सिटी लाइफ में. लेकिन मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि हर इंसान को दुनिया में आना और इस दुनिया से जाना है. कौन सा ऐसा काम है जो दुनिया का बेहतरीन काम है, कौन सा ऐसा स्किल है जो मैं डेवलप कर सकता हूँ अपनी लाइफ में जिससे मैं लोगों की ज़िंदगी में इम्पैक्ट ला सकूँ. अगर मैं लोगों को चैरिटी दूँ, क्या उससे इम्पैक्ट आएगा? अगर मैं लोगों की मदद करूँ उससे इम्पैक्ट आएगा? या मैं लोगों के साथ और क्या कर सकता हूँ? कुरान की एक वर्स है, वो कहती है कि तुम नेकी की मंजिल तक उस लम्हे तक नहीं पहुँच सकते जब तक तुम खुदा की राह में वो ना दे दो जो सबसे बेहतरीन है. खलील जिब्रान इसके बारे में कहते हैं कि जब तुम लोगों को अपने माल से देते हो ना, बहुत थोड़ा देते हो, लेकिन जब तुम लोगों को अपनी ज़ात से निकाल कर देते हो तो बहुत देते हो. तो मुझे एक बात समझ आई कि गिविंग की बेस्ट फॉर्म ये कि आप अपनी ज़ात से निकाल के दें. मैंने अपने आप से पूछा कि मैं अपनी ज़ात से निकाल के क्या दूँ. लोगों से अच्छी बात करना, अच्छी स्टोरी शेयर करना, ये वो स्किल है जिससे हम लोगों की लाइफ में एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं. So I started my journey with an event management company.
हमने ट्रेनिंग्स करवाई, इवेंट्स करवाए, मैंने रियलाइज़ किया कि मैं भी ये काम कर सकता हूँ. तो दैट्स व्हाट माई स्टार्टिंग पॉइंट एंड हाउ आई डेवलप इट, दैट वाज योर क्वेश्चन. सो आई स्टार्ट रीडिंग. इन इनिशियल लेवल आई कैन नॉट अफोर्ड बिग ट्रेनिंग्स. ना ही मैं किसी कंपनी में काम करता था, ना ही मैं बड़ी कंपनी मेंटोर्स की मेंटोरिंग अफोर्ड कर सकता था. तो व्हाट आई डिड इज़ दैट आई स्टार्ट वर्किंग ऑनलाइन. आई स्टार्ट स्टडिंग डिफरेंट एक्सपर्ट्स. रिलीजन में अगर कोई बहुत अच्छा स्पीकर है तो वो कैसे बना, उनकी वीडियोज़ देख रहा हूँ. जिम रॉन पर्सनल डेवलपमेंट बहुत बड़ा नाम है. आई स्टार्ट स्टडिंग जिम रॉन, टोनी रॉबिन्स, बिग स्पीकर्स. सो आई स्टार्ट डिवाइडिंग माई डे लाइफ, डे प्लान इनटू डिफरेंट स्पीकर्स. एंड इन स्पीकर्स को सुनने के बाद मैं उनके पॉडकास्ट को सुनने के बाद अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को प्रैक्टिस करता था उनके मुताबिक, उनके अंदाज के मुताबिक, उनकी रिसर्च के मुताबिक. सो दैट हेल्प मी टू डेवलप माई कम्युनिकेशन स्किल. That's great. That's great. So basically, what you are saying that if there is one skill that you would advise all the Falcon Nation which is listening right now, वो जो एक स्किल तुम बताओगे वो it would be communication, am I right? Or आई थिंक ये खाली ये मेरी एडवाइस नहीं है कि मैं बताऊँ लोगों को, बट अगर हम कुछ चीज़ें आई थिंक तो तारीख में जाकर देखनी पड़ेंगी. जैसे नाथ हज़रत अली कि इंसान कहाँ छुपा था. हज़रत अली ने कहा कि इंसान अपनी ज़ुबान के नीचे छुपा हुआ है. इट्स अ वेरी वाइज सेइंग. मतलब ये सेइंग अपने अंदर एक दरिया रखती है. प्रॉफिट से पूछा गया दुनिया का बेहतरीन काम क्या है, तो प्रॉफिट ने कहा दुनिया का बेहतरीन काम ये कि तुम हिकमत की बात करो. जब तुम लोगों से हिकमत की बात करते हो तो वो उनकी लाइफ में एक डिफरेंस क्रिएट करती है. कि एग्जाम्पल, आप किसी हॉस्पिटल में जाके इलाज कराएं, वो आपको लाखों रुपए की मेडिसिन देते हैं. मेडिसिन का असर एक पर्टिकुलर टाइम तक होगा और वो असर उस पेन को कुछ अरसे तक लिए ठीक कर देगा. एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स. लेकिन अगर आप किसी को एक जुमला दे रहे हैं, कोई बात कह रहे हैं, कोई कॉल या कोई हदीस या कोई कोटेशन या कोई वॉइस स्टोरी शेयर कर रहे हैं, इस स्टोरी का इम्पैक्ट कितना रहता है, कितनी डिफरेंसेस ये क्रिएट करती है, कितनी नस्लों तक ये बातें जाती हैं, इसका हमें अंदाज़ा नहीं है. आपने किसी औरत को कोई बात सिखा दी, वही बात अपने बच्चों को अपनी नस्लों में बांट रही है. जद्दी पुश्ती हैं बाफर ज़में मेरी दादी कहा करती थी कि अपने मारे छाँव में और गैर मारे धूप में, कि कोशिश किया करो कि अपनों में ज़्यादा बैठा करो. बिकॉज अपने जो हैं फिर भी अगर मारेंगे तो छाँव में ही मारेंगे. जो गैर होता है वो धूप में ले जाके मारता है. मतलब गैरों के साथ रिलेशनशिप्स काम करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है. अब ये बात सिर्फ मेरी दादी को भी किसी ने कही होगी, लेकिन कितनी खूबसूरत बात, और ये बात नस्ल दर नस्ल चलती हुई आ रही. तो कुछ बातें ऐसी हैं जिनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है. यानी आपकी बात या आपके स्किल पे डिपेंड करता है कि आप क्या बात कर रहे हो. तो आई थिंक आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कम्युनिकेशन स्किल, बट इट्स जस्ट नॉट अबाउट कम्युनिकेशन कि आप अच्छी डिबेट करना जानते हैं, अच्छा स्टाइल, अच्छी आवाज़ निकालना जानते हैं. इट्स अबाउट व्हाट यू आर टॉकिंग. एक और बड़ी प्यारी हदीस अली कहते हैं, कॉल है, वो कहते हैं कि ये ना देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है. तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में कि हम इस चीज़ को डेवलप करें. विजडम. हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ पे विजडम ख़त्म हो गया है, जहाँ पे लोग बात तो कर रहे हैं बट क्या बात करनी है वो नहीं पता. लोग जॉब्स पे जा रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब्स पर, जस्ट बिकॉज लर्निंग इन्वायरमेंट नहीं है. अगर किसी माशरे में लर्निंग का कंपोनेंट कम हो जाता है ना, विजडम का कंपोनेंट कम हो जाता है, तो माशरा, वो इदारे, वो घर स्ट्रगल करता है. अगर किसी घराने में विजडम पाया जाता है, इंटेलेक्चुअल स्टफ़ पाया जाता है, उनके अंदर एक आज भी रिवाज है कि लोग अच्छी बातें शेयर करते हैं, रोज़ ना कुछ अपग्रेड हो रहा है, तो आई थिंक उस घर को, उस घर की रूह को, उस घर के लोगों की रूह को ज़िंदा रखता है. तो दैट्स माई मैसेज के कम्युनिकेशन इज़ जस्ट नॉट व्हाट आई रिकमेंड, व्हाट टू कम्युनिकेट, व्हाट आइडियाज़ यू आर कम्युनिकेटिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. टेड के सीईओ ने बहुत कमाल की लाइन कही रिसेंटली, क्रिस एंडरसन कहते हैं कि वी डोंट नीड इंस्पायरिंग टॉक्स. हमें इंस्पायरिंग टॉक्स की ज़रूरत नहीं है, हमें ऐसे आइडियाज़ की ज़रूरत है, ऐसी बातों की ज़रूरत है जो माइंड को शिफ्ट कर सकें. आई थिंक वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड जहाँ पे हमें मोटिवेशनल बातें और 4-5 बातें नहीं चाहिए, बल्कि हमें ऐसे ख़यालात, ऐसे लोग चाहिए जो ऐसे कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करें जो कि वाकई में लोगों के माइंड को शिफ्ट कर सकें. अगर कोई चर्ची सिगरेट पी रहा है और मैं से बोला भाई क्यों पी रहे हो, नहीं पियो, तो वो तो पीता ही रहेगा, बोलेगा भाई मुझे ऐसे कोई. लेकिन अगर मैं उसको जाके फैक्ट एंड फिगर्स बता रहा हूँ, अगर मैं उसको दलाइल दे रहा हूँ, मैं उसके माइंड को शिफ्ट कर रहा हूँ, आई थिंक दिस इज़ व्हाट रियल जॉब ऑफ कम्युनिकेशन है. कम्युनिकेशन का असल मकसद यही है. so basically your substance matters a lot, you know. It's not only your delivery style या आपकी आवाज़ या आपका टोन, या it's not only that. communication का मतलब सिर्फ यही नहीं है. substance you have to be perfect as well. मतलब आपका content भी उसको back करना चाहिए. So before the interview जैसे आपने कहा कि
बहुत सारे लोग मोटिवेशन स्पीकर्स होते हैं उनकी, लेकिन उनकी बात में वो दम नहीं होता, वो असर नहीं कर पाती। तो एक और चीज़ हम इंटरव्यू से पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे, आजकल नॉलेज की भरमार है, हर किसी के पास एक्सेस है कि जिस किस्म की भी चाहे इन्फॉर्मेशन हासिल कर ले। विद इन मिनट्स यू कैन डाउनलोड मिलियंस ऑफ वर्ड्स इनटू योर माइंड। तो इन्फॉर्मेशन तो बहुत है लेकिन एक्शन नहीं है। व्हाट डू यू सी कि हमारी जनरेशन मतलब इतना यूथ में मतलब हम देखते हैं कि यार उनमें जज्बा भी बहुत है, लर्निंग भी बहुत हो रही है, लेकिन उसका आउटपुट नज़र नहीं आता। सो you because you belong to educational sector, आप बहुत आपका इंटरेक्शन रहता है, आप हर जगह यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में आप आते हो, मिलते हो बच्चों से। सो what do you think they are lacking? आई थिंक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये कि इंफॉर्मेशन का एक्सेस नो डाउट बहुत है, किताबों का एक्सेस बहुत है, बट क्या ये सिखाया जा रहा है कि किताबें पढ़ी कैसे जाती हैं? पॉडकास्ट बहुत हैं, बट क्या ये बताया जा रहा है कि पॉडकास्ट की इम्पोर्टेंस क्या और पॉडकास्ट किन के सुने जाएं? अकॉर्डिंग टू रिसर्च यूट्यूब में हर 10 सेकंड में लाखों हज़ारों आवर्स का कंटेंट अपलोड हो रहा है, बट वहीं सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस जनरेशन का ये कि उन्हें ये समझ नहीं आ रहा किसे सुने। जो टीचर्स यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, क्या उन्हें पता है कि आजकल के अपग्रेडेड ऑथर्स कौन से हैं, आजकल की अपग्रेड किताबें कौन सी हैं? क्या हमारे टीचर्स के हमारे माशरे में जो हमारे कमिंग एक्सपर्ट्स हैं, क्या वो ये स्किल सेट रखते हैं कि वो अपने आप को रोज़ अपग्रेड कर रहे हो तभी जाके नीचे अपग्रेड हो? आई थिंक यूथ भी बहुत सी गलतियाँ करी, बट उससे कई बड़ी गलती माशरे में, सिस्टम में है। हमारे सिस्टम में सॉफ्ट स्किल्स बहुत लैक करते हैं। आई थिंक यूथ फोकस नहीं कर पा रही है। यूथ जो सबसे बड़ी चीज़ स्ट्रगल करती है दैट सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल एक बहुत ब्रॉडर टाइम है। आई थिंक मैं एक अलग पॉडकास्ट चाहिए से बात करने के लिए सॉफ्ट स्किल होते क्या हैं, क्या लैक करें। बट मुझे लगता है जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, कोई भी आप स्कूल उठा लें, उस स्कूल से पढ़ने के बाद बच्चा अब डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन स्किल बहुत सी एरियाज पर मैं अगेन वाली बात करूँ, लोगों ने डिबेटिंग सिखा दी है। बच्चे बड़ी अच्छी अंग्रेज़ी बोल लेते हैं, बच्चे बड़े कॉन्फिडेंटली बोल लेते हैं। सवाल ये क्या बोल रहे हैं, सवाल ये क्या वो लिंकेज है उनके पास। सवाल ये है कि आजकल के माशरे में क्या कोई ये जानता है कि जो प्रॉफिट हदीस कह रहे हैं वही हदीस तो वही कोटेशन तो इंटरनेशनल रिसर्च में अवेलेबल है, वही तो हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू कह रहा है। कि लिंकेज कौन सिखाएगा? तो मुझे सबसे बड़ी यूथ में आज जो चैलेंज हुई दैट इज़ लिंकेज। हमारी यूथ जो है वो करंट स्टडीज़ को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लिंक नहीं कर पा रही है। उसकी वजह ये कि उन्हें वो गाइडेंस उस तरह से नहीं मिली है। ऐसे गाइडेंस नहीं मिली तो अब क्या करें? अभी हमारे हाथ में ना कि हम गाइडेंस पकड़ के लें। आई थिंक हमें ढूंढनी भी पड़ेगी। सबसे बड़ा यूथ का प्रॉब्लम ये है कि वो मेंटोरिंग के कॉन्सेप्ट से दूर हो गई है। आई थिंक ये पॉडकास्ट को हम कर रहे हैं, बट सवाल है कि कितने लोग ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, कितने लोग ये इनिशिएटिव ले रहे हैं। आई थिंक जिम रॉन बड़ी खूबसूरत बात कहता है कि अगर कोई गरीब अमीर को डिनर कराना सीख जाए, खाना खिलाना सीख जाए, तो कभी गरीब नहीं रहेगा। क्यों? बिकॉज जब गरीब पैसे जमा करेगा, मेहनत करके अमीर को डिनर पर लेके जाएगा, तो पहले वो सूप मंगाएगा, एपेटाइज़र मंगाएगा, फिर खाना आएगा। तकरीबन 1 घंटे के दौरान में गरीब अमीर से ये तो पूछ सकता है कि तुम क्या लेना चाहते हो, और बताओ सर आपकी ज़िंदगी के क्या राज हैं, आपको खाना खिला रहा हूँ। मैंने भी अच्छी कोटेशन पढ़ी थी, नेकी करो गुलाम बनाओ। जब आप किसी के साथ नेकी करते हैं वो आपको ऑटोमेटिकली स्लेव हो जाता है मेंटली कि यार इसने मेरी लेके मैं भी इसके लिए कुछ करूँ। तो हमारी यूथ में एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर लैक आता है, दैट्स मेंटोरिंग। उन्हें चाहिए कि अपने एक्सपर्ट्स के साथ बैठे। अगर यूनिवर्सिटी में कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसकी भी एक कहानी है, उसका भी एक स्ट्रगल है। क्या हम उस स्ट्रगल को जानते हैं? क्या अगर कोई बंदा मास्टर्स कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, क्या हम उससे पूछ रहे हैं कि सर आपको क्या चैलेंजेस फेस हुए? तो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर हम अपनी लाइफ में आजकल की यूथ ने मेंटोरिंग का कंपोनेंट लिया। अच्छा, मेंटोरिंग का कंपोनेंट कोई खुद नहीं ला सकता, उसे खुद लाना पड़ेगा, उसे खुद ढूंढने पड़ेंगे ऐसे लोग जो उन्हें सिखा सकें, डेवलप कर सकें। मैंने कहीं बहुत सी बात पढ़ी कि शायद हदीस थी या किसी कोटेशन थी, मैंने एक लेक्चर में सुनी कि अपने दिन में थोड़ा टाइम निकालो सिर्फ इसलिए ताकि तुम सही लोग ढूंढ सको। अगर तुम्हें सही लोग मिल जाएंगे तो तुम्हें सही रास्ता, सही किताबें, सही रेफरेंसेस, सही नॉलेज, सही विजडम तुम तक पहुंचेगी। गैदरिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो प्रॉफिट का ज़माना हो, चाहे वो किसी भी खलीफा का ज़माना हो, चाहे वो किसी भी वॉरियर का ज़माना हो। अगर लोगों को सही लोग मिले हैं तो उन्होंने लाइफ में, दुनिया में बड़े काम किए हैं। आई थिंक यूथ को भी चाहिए कि वो अपनी लिंकेज पर काम करे। लिंकेज पर काम करने के लिए मेंटोरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दैट्स माई मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइस टू यूथ कि वो ये ना रियलाइज़ करें कि उन्हें सब आता है। हमारा जनरेशन तो बहुत फास्ट है, हम तो बहुत आगे निकल चुके हैं, हर चीज़ गूगल पे अवेलेबल है, हम एक सेकंड बटन दबा के सीख सकते हैं। बट वो ये भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि गूगल पर इतना कुछ है जो हम नहीं पढ़ सकते।
हमें शॉर्टकट्स चाहिए, हमें सब्सटेंस चाहिए, हमें फ़िल्टर स्टफ़ चाहिए, हमें फ़िल्टर्स लगा कर जो स्टफ़ मिल जाए वो चाहिए। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 10 किताबें लेके बैठ के पढूं, बट हमें समरीज़ चाहिए। सो समरीज़ कहाँ से मिलेंगी? वो हमें मेंटोरिंग की तरफ से मिलेंगी। किन किताबों को पढ़ना है, किस तरह से लाइफ में बेहतर फ़ैसले लिए जा सकते हैं। एक इंसान अपनी गलतियों से सीखता है और एक दूसरों की गलतियों से सीखता है। तो ये जो दूसरों की गलतियों वाला कॉम्पोनेंट है ना, ये भी लाइफ में लाना पड़ेगा। आई वुड एम्फसाइज ऑन मेंटोरिंग के इट्स बेटर। आई गिव एन एग्जाम्पल, आई विल कट इट डाउन विद अ क्वेश्चन के अगर मुझे मेरी ज़िंदगी में कोई चीज़ 28 साल या 29 साल में अचीव हो रही है, अगर वही चीज़ मैं किसी को बता दूं कि मैंने 4 साल में ये स्ट्रगल किया, ये गलतियाँ की, 20 साल के लड़के को बता दूं, तो 20 साल वाला जो नौजवान होगा वो गलतियाँ नहीं करेगा। तो ऑटोमेटिकली जो चीज़ मैंने 28 में अचीव की ना, वो 24 में अचीव कर लेगा। उसके पास ज़िंदगी के 5 साल और हैं। शायद आप इस बात पे एग्री करते नहीं करते, बट जो शुरू की ज़िंदगी होती है उसमें विल पावर ज़्यादा होती है। अगर इंसान के पास विल पावर ज़्यादा होगी तो वो बेहतर फ़ैसले भी कर सकता है, बेहतर काम भी कर सकता है। जिस तरह उम्र बढ़ती रहती है, विल पावर कम होती रहती है। बहुत बड़ा लाए है कि विल पावर हर किसी के पास इक्वल है, नहीं, हर किसी के पास लिमिटेड विल पावर है। सो दैट्स माई रिप्लाई। दैट्स ग्रेट। बेसिकली मेंटोरिंग का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप देखें हमारी हिस्ट्री में भी, हमें तो हमारा मज़हब भी यही बात सिखाता है। जो बैत का कॉन्सेप्ट है, इट इज़ बेसिकली मेंटोर। व्हेन यू एक्सेप्ट समबडी, आप अपना हाथ किसी बड़े शेख के या पीर के या किसी बुज़ुर्ग के हाथ पे रखते हैं, आप उसको अपना मेंटोर ही बना रहे हैं। तो हमारा तो मज़हब ही हमें मेंटोरिंग पे लेके जाता है, तो इट्स वेरी नेसेसरी। यहाँ मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड कर दूँ कि बैत मेंटोरिंग, अच्छा मैं मेरा मेंटोरिंग से कहीं भी ये मतलब नहीं है कि आपने किसी एक इंसान को पकड़ा और आप उसी के रास्ते पे चल दिए। एक चीज़ मैं सब ऐड करते हैं, बहुत से ऑथर रॉबिन शर्मा वो एक कॉन्सेप्ट देते हैं। कॉन्सेप्ट का नाम है दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ज़िंदगी में एक पहलू नहीं है, आई थिंक 6 से 7 पहलू हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कौन से करियर को चॉइस किया जाए एक पहलू है, बिज़नेस कैसे किया जाए एक पहलू है, कौन सी एजुकेशन हासिल की जाए ये एक अलग सिस्टम है, इनोवेशन किस तरह लाइफ में लाई जाए, क्रिएटिविटी एक अलग पहलू है, घरेलू लाइफ कैसे चलती है एक अलग पहलू है, एक अलग पार्ट है, हेल्थ, सोल एक अलग पहलू है। तो मैं ये एडवाइस करूँगा कि आप एक मेंटोर पर भी ना रिलाई करें। यू शुड हैव मल्टीपल मेंटोर्स इन योर लाइफ जो कि हर फील्ड के एक्सपर्ट्स हों। अगर मेरे पास मुख्तलिफ फील्ड के एक्सपर्ट्स मुझे मेंटोर कर रहे हैं उन फील्ड्स के बारे में, तो ऑटोमेटिकली मेरी लाइफ फ्लरिश करेगी। एक गलती जो मेंटोरिंग के कॉन्सेप्ट में हुई जो लोगों ने करी, लोगों ने किसी पीर साहब से ये पूछ लिया कि मैं करियर कैसे चूज़ करूँ। अब पीर साहब करियर नहीं, पीर साहब बता सकते हैं बेटा रूह को कैसे ताज़ा करो। पीर साहब ये नहीं बता सकते कि मेंटल चैलेंजेस कैसे सॉल्व करो। तो हर चीज़ का जवाब हर जगह नहीं मिलेगा आपको। आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको मल्टीपल लोगों को अपने साथ इक्विप करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, हिस्ट्री में हर सहाबी की, हर प्रॉफिट के अलग अलग मौजूद थे, हर किसी के अलग अलग कमालात थे। हर इंसान किसी न किसी कमाल के मंजिल पर है। हमें हर उस इंसान तक पहुंचकर उसकी कमाल के मंजिल को लर्न करना है, सीखना है, ताकि मेरी लाइफ में एक डाइवर्सिटी आ सके। नो डाउट किसी एक मेंटोर के साथ आपको देर तक चलना है, किसी एक मेंटोर का हाथ आपने देर तक थामना पड़ेगा ताकि आप अपनी वन थिंग तक पहुंच जाएं, जो चीज़ आपके मरने के बाद बाकी रहे। लेकिन खाली एक ही मेंटोर आपको सब कुछ सिखा दे, ये माशरे में होना बहुत मुश्किल है, स्पेशली आज की इस माशरे में। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूँगा कि एक बहुत अच्छी मैंने कोट सुनी किसी आलिम दीन से। उन्होंने कहा कि अगर जो रास्ता एक चुंटी अगर यहाँ कराची से हैदराबाद जाए, तो लेट सपोज़ अगर वो 4 महीने में वहाँ पहुँचे, और वही चुंटी अगर किसी कबूतर के पर में लग जाए तो वो 2 घंटे में पहुँच जाएगी। यही मिसाल है बेसिकली। जब आप किसी को अपना मेंटोर बनाते हो, तो जो रास्ता आपको सालों में उस मंजिल तक पहुँचाएगा, वो मेंटोर की मेंटोरिंग के थ्रू आप चंद दिनों में वहाँ पहुँच जाएंगे। तो बेसिकली आई एग्री विद यू। आपकी ट्रेनिंग जब मैंने सुनी तो आपने ब्रूस लिप्टन की वीडियो प्ले की थी, जो ब्रायन रोस ने लंदन रियल पे उसका इंटरव्यू लिया था। उसमें सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड की बात हुई थी। थोड़ा सा गहरा टॉपिक है ये। हमारी यूथ को शायद उस तरीके से समझ में नहीं आता ये कि क्या है, किस तरह सबकॉन्शियस, व्हाट इज़ सबकॉन्शियस, व्हाट इज़ कॉन्शियस, 95%, 5%। तो मैंने देखा आफ्टर द टॉक, जब मेरी बात हुई तो उनको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। इसको थोड़ा आसान करके समझाओ ताकि ये हमारे जो शाहीन है ना, उड़ रहे, जो अभी उड़ना पर अभी उनके आ रहे हैं,
उनके लिए थोड़ा आसान करके बताओ कि व्हाट इज़ इट अबाउट, अगर ये डोमिनेट करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड तो इसको हम कैसे कंट्रोल करें? बहुत सारे मौजूद हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं इंसान के पास, इनफैक्ट बहुत सारी नेमत इंसान के पास है। बट अगर मैं लोगों से जाके पूछूं कि सबसे बड़ी नेमत कौन सी है इंसान के पास, तो लोग कहते हैं सबसे बड़ी नेमत जो है वो है इंसान की अक्ल, उसका दिमाग, उसे जो सोचने की सलाहियत दी वो हर किसी को नहीं दी। एक और मैंने कहीं पढ़ा कि जिस नेमत का आपने शुक्र अदा नहीं किया, मालिक वो नेमत आपसे छीन लेता है, यानी उस नेमत में कमी हो जाती है ऑटोमेटिकली। बहुत से लोगों को ये बात एनालाइज हो रही है कि सबसे बड़ी नेमत इंसान का दिमाग है। दुनिया में कुछ भी हुआ है ना, कुछ भी हुआ है वो सबसे पहले इंसान के दिमाग में हुआ। कोई भी बिल्डिंग बनी पहले दिमाग में बनी, फिर रियलिटी में बनी। कोई किताब लिखी जानी थी पहले वो दिमाग में लिखी गई, फिर जाके वो कागज़ के पन्नों पर आई। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट इंसान का दिमाग, उसकी अकल है। जब लोगों से पूछा जाता है कि दिमाग कैसे काम करता है, कैसे स्टोर करता है, तो मुझे हैरत होती है कि लोगों को बहुत कुछ पता है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट नेमत है उसके बारे में नहीं पता। भी क्यों नहीं पता, ये शायद हमें जानना पड़ेगा किसी अदर एपिसोड में, किसी अदर राय में, कि क्या वजह है, वजह क्या हुई। एक वजह जो मैं एनालाइज कर पाया कि अगर हमें पता लग जाए कि दिमाग कैसे काम करता है और इसके फंक्शन कैसे, तो हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर हम अपने दिमाग को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाए ना, तो आई थिंक हम दुनिया में बहुत से बड़े काम कर सकते हैं। और यही तारीख में हुआ और ये एक्सपर्ट ने किया। एक मैं रिसर्च मैंने आपसे शेयर की थी पहले भी, ब्रूस लिप्टन ये कह रहे कि इंसान के दिमाग के दो हिस्से हैं जहाँ पर स्टोरेज कर है, कॉन्शियस और एक सब कॉन्शियस। हमारी ज़िंदगी जो हम गुजार रहे हैं ना, वो कहीं से आ रही है। हमारे जो फ़ैसले हैं, हमारा रवैया है, ये कहीं से आ रहा है। अगर मैं किसी महफ़िल में दाखिल होता हूँ, सलाम करता हूँ, तो ये कहीं ना कहीं स्टोर हुआ हुआ है कि मैं जब दाखिल हूँ तो मैं सलाम करूँ। अगर मैं कहीं सलाम नहीं कर रहा, कहीं मैं किसी को देख के चेहरा बना रहा हूँ, मुस्कुरा नहीं रहा, तो ये भी कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी में, मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं प्रोग्राम सेव है कि भाई लोगों से ऐसे मिलना है, मुस्कुरा के मिलना है या मुस्कुरा के नहीं मिलना। तो ब्रूस लिप्टन ये बात समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इंसान की ज़िंदगी आ रही है कुछ प्रोग्राम्स की वजह से, जो प्रोग्राम्स उसने अपने माइंड में सेव किया हुए हैं। अगर किसी मोबाइल में आप कुछ एप्लीकेशंस डालते हैं तो मोबाइल उन एप्लीकेशंस के मुताबिक बिहेव करेगा। इसी तरह हमारे दिमाग में हमारे वालिदैन ने, माशरे ने, दोस्तों ने कुछ प्रोग्राम्स को सेव किया, उन्हीं प्रोग्राम्स की बिना पर हम लोगों से बिहेव कर रहे होते हैं। बट मज़ेदार बात ये कि इन प्रोग्राम्स में दो हिस्से हैं, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस। जहाँ प्रोग्राम सेव हुए हैं ना, उस जगह का नाम है कॉन्शियस, नहीं सब कॉन्शियस माइंड। और सब कॉन्शियस माइंड इज़ 95%। 95% जो हमारी ज़िंदगी वो आ रही है सब कॉन्शियस, यानी जो प्रोग्राम्स हमने बार बार देखे तो हमारी ज़िंदगी में सेव हो गए। ब्रूस लिप्टन एक और बात कह रहे हैं कि शुरू की ज़िंदगी के जो 7 साल होते हैं ना, प्रोग्रामिंग पीरियड होता है। बच्चा अपनी ज़िंदगी को प्रोग्राम कर रहा होता है, उसके अंदर बिलीव्स और वैल्यूज सेट हो रही होती हैं। बाद में भी प्रोग्रामिंग चल सकती है लेकिन मुश्किल से होगी। एक बात मुझे समझ है कि अगर इंसान चाहता है कि वो अपनी प्रोग्रामिंग को, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाए, तो उसे अपनी प्रोग्रामिंग को बदलना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि मेरा एटीट्यूड बेहतर हो जाए, मैं चाहता हूँ कि मेरे फ़ैसले बेहतर हो जाए, मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों से मुस्कुरा के मिलूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं गाड़ी चलाना सीख जाऊँ, मैं चाहता हूँ कि मैं रोज़ जिम जाना शुरू कर दूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं रोज़ फजर पर उठना शुरू कर दूँ। मेरा दिल करता है मैं सुबह 5 बजे 5 AM क्लब को ज्वाइन कर लूँ। तो मुझे अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज करना पड़ेगा, यानी मुझे अपनी सब कॉन्शियस में कुछ नए प्रोग्राम्स भी सेव करने पड़ेंगे अगर मैं चाहता हूँ मेरी ज़िंदगी बेहतर ज़िंदगी की तरफ मूव करे। बहुत सारे लोग इस दुनिया में आकर चले गए, अपनी ज़िंदगी को नहीं बदल सके बिकॉज वो सब कॉन्शियस को चेंज नहीं कर पाए। और सब कॉन्शियस को चेंज करना बेहद बेहद आसान नहीं है, बल्कि थोड़ा सा मुश्किल है। सब कॉन्शियस को चेंज कैसे किया जा सकता है? 2 तरीके सब कॉन्शियस को चेंज करने के। पहला तरीका ये कि मुझे देखना पड़ेगा कि किन एरियाज़ में स्ट्रगल कर रहा हूँ, कौन से ऐसे काम है जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ, उसकी 2 वजूहात हैं। या तो वो मेरी प्रोग्रामिंग में नहीं सेव है, या तो वैसी चीज़ मैंने कभी देखी नहीं, या तो वो चीज़ मेरी प्रोग्रामिंग में है ही नहीं, या उसकी बुनियादी वजह ये है कि किसी ने गलत प्रोग्रामिंग कर दी। अगर मैं गाड़ी नहीं चला पा रहा, या तो उसकी वजह कि गाड़ी चलाना मेरी प्रोग्रामिंग में नहीं है, या तो उसकी वजह है कि गाड़ी के बारे में, गाड़ी चलाने के बारे में मैंने बचपन में कुछ ऐसा देखा जिसकी वजह से मेरे दिमाग में डर बैठ गया। और आसान करूँ, यूथ से किताबें नहीं पढ़ी जाती हैं, फैल्कन से, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसकी 2 वजूहात हैं।
या तो हमारे घर में किताबें पढ़ने का स्कूल में कोई रिवाज ही नहीं था, कोई माहौल नहीं था, हमें बताया नहीं कि किताबों की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ें, पॉडकास्ट का क्या वैल्यू है, क्यों इम्पोर्टेंट रखता है। या तो किसी ने हमें बताया कि भाई इनसे कोई फ़ायदा नहीं है, हमने बिलीव सेट कर लिया। अब इस प्रोग्रामिंग को बदलने के 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप, मैं देखूं कि मैं स्ट्रगल कहाँ कर रहा हूँ, या ये मेरी प्रोग्रामिंग में है या है ही नहीं, या तो किसी ने गलत प्रोग्रामिंग की हुई। अगर मुझे पता लग गया कि हाँ ये मसला है और ये मसला क्या है, सेकंड स्टेप है दैट इज़ प्रैक्टिस और रिपीटेशन। कोई भी ऐसा काम आप बार बार करेंगे, बार बार करेंगे, बार बार करेंगे, तो वो चीज़ आपके माइंड में चली जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं गाड़ी रिवर्स करना नहीं जानता, गाड़ी स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो मैं बार बार जब रिवर्स की प्रैक्टिस करता हूँ तो मुझे रिवर्स करना आ जाता है। तो जो हमारा माइंड है ना, ये रिपीटेशन और प्रैक्टिस के अमल से काम करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी चीज़ हम नहीं कर पा रहे, हमें चाहिए हम उसे प्रैक्टिस करें, रिपीटेशन में लाएं, वो काम हो जाएगा। अगर मुझसे किताब नहीं पढ़ी जाती, उसकी वजह मैंने किताब उठाई नहीं है। अगर नहीं पढ़ी जाती उसकी वजह कि मैंने पूरी पढ़ना शुरू कर दिया। आप एक सफ़े को लेके शुरू करें, आप एक कोटेशन से रोज़ शुरू करें, आप एक वोकैबुलरी से शुरू करें। जब आप प्रैक्टिस और रिपीटेशन के अमल को अपनी लाइफ में रखेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में कंसिस्टेंसी आएगी। मैंने बहुत सी किताब पढ़ी, पोटेंशियल प्रिंसिपल, उसमें लिखा था कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट डेलिबरेट प्रैक्टिस। अगर मैं अपनी लाइफ में सक्सेस चाहता हूँ, मुझे डेलिबरेट प्रैक्टिस को रखना पड़ेगा। कोई भी चीज़ फ़ौरन नहीं होती है, कंटिन्यूस जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत प्यारी बात किसी ने कही कि आपने कोई एक वक्त का खाना नहीं खाया ना, तो आपके जिस्म पे कोई इतना मामूली फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने 2 वक्त का खाना नहीं खाया, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपकी जो रूह का निज़ाम है ना, जो आपकी दिमाग का निज़ाम है, ये ऐसा नहीं है। आप 2 दिन तक कुछ ना पढ़ें ना, आपका माइंड डेड होने लगता है। आप 2 दिन तक कोई ऐसा अच्छा काम ना करें, अपनी रूह के लिए कोई अच्छा काम ना, आपकी रूह डेड होने लगती है, फ़ौरन ज़ीरो पे आ जाती है। आप बहुत अमल करते हैं, ऊपर जाती है, बट आप फ़ौरन कुछ गलत करेंगे, ज़ीरो पे आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, हमारी यूथ आजकल एक चैलेंज का शिकार है कि वो एंटरटेनमेंट में भी भरपूर है और इंटेलेक्चुअल भी भरपूर है। ऐसा मुमकिन नहीं है। बहुत सी चीज़ों का बैलेंस मैं नहीं समझता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कॉन्फ्रेंस में गए, आप एक प्रोग्राम में गए, वहाँ आपने 1 घंटा लेक्चर सुना और 1 घंटे लेक्चर के बाद आपने धमाल डालना शुरू कर दिया। नहीं, जब आपने लेक्चर सुना तो आपको एक फीलिंग मिली थी, एक एहसास था, एक फीलिंग थी, एक पॉइंट था जहाँ पे आपको स्पीकर ने ले जाकर खड़ा कर दिया। आप उसके फ़ौरन बाद रॉक लगाते तो फीलिंग ज़ीरो पर आ जाएगी। शायद फिज़िकली मामला ऐसा नहीं है, बट जो सोल है, जो हमारे मेंटल चैलेंज है, बहुत डिफरेंट है। हमारा माइंड बहुत ही डिफरेंट फ्रेमवर्क पर काम करता है। रॉबिन शर्मा कहते हैं 90-90, वो कहते हैं 90 मिनट्स के लिए अपने आप को फोकस रखा करो। 90 मिनट्स बाद भले 10 मिनट का ब्रेक लो। हमें हर इंसान को देखना चाहिए उसका फोकस स्पैन कितना है, कितनी देर तक वो एक चीज़ पर फोकस कर पाता है। बहुत से लोग 10 मिनट बात कर पाते हैं, बहुत से लोग का 20 मिनट फोकस है, बहुत से लोग 2 मिनट नहीं कर पाते। हम जिस माशरे में एग्जिस्ट कर रहे हैं, सब जो माशरा है, मैं देख रहा हूँ लोग 5 मिनट तक फोकस नहीं कर पाते। लोग कहते हैं यार बस चेंज करो। लोग टीवी का रिमोट आते हैं फ़ॉरेन चैनल से। पुराने ज़माने में लाइफ शायद फोकस लोग ज़्यादा कर पा रहे होंगे मे बी, बिकॉज चैनल्स इतने नहीं थे। लेकिन अब चैनल्स बहुत है। टीवी चैनल्स की बात नहीं कर रहा मैं, हर जगह चैनल ज़्यादा है। We have a lot of distractions. एग्जैक्टली, आप सुपर मार्ट चले जाएँ, आपका दिमाग घूम जाएगा। बहुत सी मैं एडवाइस अपनी यूथ को दूँ कि मैंने एक जगह याद है कि लबनान में एक मदरसा था, वहाँ पे बहुत सारे लोग जो थे वो मदरसे में पढ़ते थे। शाम को जब वो लबनान में निकलते थे तो उनको बहुत सी ब्यूटी, बहुत सी चीज़ नज़र आती थी, बहुत सी ख़वातीन नज़र आती थी। तो वो देख कर हॉस्टल में आकर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करे तो जो सही नहीं थी। तो जब वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर को पता लगा तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे ख़िताब किया, नौजवानों से ख़िताब, एक जुमला का, जो जुमला बड़ा कीमती है। उन्होंने कहा कि तुम अपने आप को बर्बाद करना चाहते हो ना, सिर्फ अपनी आँखों को खुला छोड़ दो। जब तुम अपनी आँखों को खुला छोड़ोगे तो तुम ऑटोमेटिकली बर्बाद होने लगोगे, बिकॉज तुम्हारा फोकस चला जाएगा। तो आई थिंक सब कॉन्शियस एक ऐसी जर्नी है जो इंसान को समझना पड़ेगा उसकी लाइफ आ कहाँ से रही है। उसकी लाइफ आ रही है प्रोग्राम्स की वजह से। रिच डैड पुअर डैड किताब में रॉबर्ट कावासाकी कहते हैं माशरा चाहता है हम गरीब रहें। रॉबर्ट कावासाकी से पूछा गया अपने अब्बू से कि हमें पैसे के बारे में क्यों नहीं पढ़ाते स्कूल वाले। तो उनके अब्बू ने कहा वो PhD थे, वो कहते हैं कि सोसाइटी नहीं चाहती कि तुम सीखो, सोसाइटी नहीं चाहती कि तुम अमीर हो। कुछ लोग, गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि हर कोई अगर अमीर हो जाएगा तो कौन काम करेगा गवर्नमेंट के लिए। अगर हर कोई अमीर हो जाएगा तो किस तरह से माशरे में लोगों को इमोशनल करके उनसे काम करवाया जाएगा। सिस्टम में अमीरी नहीं है, सिस्टम में गरीबी है। ग़ुलामी दर ग़ुलामी दर ग़ुलामी का कॉन्सेप्ट है। ये क्यों है? बिकॉज प्रोग्रामिंग है, लोगों की प्रोग्रामिंग ऐसी की गई। एजुकेशन सिस्टम कहाँ से आया?
16वीं सदी में स्कूल्स नहीं थे, यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी, लेकिन 17वीं सेंचुरी में डाला गया कि ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे लोगों की सोचने की सलाहियत कम हो जाए, जिससे लोग ऐसे सिस्टम में जाकर कंपैरिजन में चले जाएं। पहले से मेंटोरिंग थी, कॉन्सेप्ट था। आई थिंक बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि इंसान को खुद सेल्फ एनालाइज करनी पड़ेंगी कि जो मेरी लाइफ आ रही है कहाँ से रही है। आई थिंक ये आ रही है सब कॉन्शियस से। अगर सब कॉन्शियस से आ रही से चेंज करने का तरीका क्या है कि मैं कोई भी काम जो मैं अपने सब कॉन्शियस में डालना चाहता हूँ उस चीज़ को मैं बार बार प्रैक्टिस और रिपीट करूँ। बहुत आसान मिसाल देके ख़त्म करते हैं जवाब को कि मुझे मुस्कुराने की आदत नहीं है, मैं बहुत सीरियस रहता हूँ। कोशिश करता हूँ मैं कि मैं रोज़ 10 मिनट मुस्कुरा के बात करूँगा, आधा घंटा हर किसी से मुस्कुरा के मिलूँगा। जब मैं लोगों से मुस्कुरा के मिलूँगा ना, ये मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया जो आपसे शेयर कर रहा हूँ, जब मैं मुस्कुरा के मिलूँगा तो मुझे मुस्कुरा के मिलने की आदत हो जाएगी। ग्रेट। अब चाहे कैसी भी सिचुएशन हो मैं लोगों से मुस्कुरा कर ही मिलूँगा। सो दैट्स माई मैसेज टू द यूथ। दैट्स अ सरप्राइज फॉर मी बिकॉज मैंने कभी तुम्हें इतना सीरियस नहीं पाया। यू ऑलवेज स्माइल एंड यू लुक ब्यूटीफुल व्हाइल यू स्माइल। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की तुमने समझ, फोकस की। आई थिंक इस यू हिट द नेल विद दिस कि फोकस वाकई में लैक करता है। वी ऑल सफ़र फ्रॉम दिस डिसीज़। हमारे पास इस वक्त इतनी डिस्ट्रैक्शंस है लाइफ में कि हम किसी भी चीज़ पे को चंद मिनट भी हम फोकस नहीं कर सकते। आई डोंट नो व्हाट हाउ विल बी, मतलब वो जो पुराने ज़मानों का जो फोकस था, जो उनका कंसंट्रेशन लेवल था, आई डोंट नो हमारी आने वाली नस्लें, हमारी ये जो यूथ है, ये कभी उस लेवल के चंद पॉइंट्स भी मैच कर पाएगी। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। अब हम थोड़ा सा डिफरेंट एक बात करने लगा हूँ मैं आपसे, थोड़ी सी पर्सनल भी है। इफ़ यू फील लाइक शेयरिंग प्लीज़ शेयर विद ऑल ऑफ अस। मैं चाहता हूँ कि इसमें लर्निंग है, दिस इज़ व्हाई आई एम आस्किंग। आपने अपने फादर की बात की थी एक ट्रेनिंग में। आपने बताया था कि कैसे वो जब आप फेल भी हुए तो उन्होंने सबको फ़ख्र से बताया कि मेरे बेटा जो है ना, वो अगर कम भी आपके नंबर्स आए तो उन्होंने कभी सबको फ़ख्र से बताया कि मेरा बेटा B ग्रेड से पास हुआ है, जस्ट लाइक आप A1 ग्रेड ले आए। ये एक सेल्फ बिलीफ उन्होंने आपके अंदर बचपन से ही डाला। तो हाउ वुड यू रिमेंबर हिम के उनकी जो परवरिश थी आपके बचपन में, उसने जो आपका सबकॉन्शियस था उसको किस तरह से प्रोग्राम किया, एंड नाउ वेयर यू स्टैंड यू आर एट द पिनिकल ऑफ योर कैरियर, और आई एम श्योर कि आप बहुत ऊंची उड़ान भरेंगे इंशाल्लाह। मुझे नज़र आता है, आई कैन अश्योर यू ऑल कि समझ जो है ना, मतलब इट्स वेरी इजी फॉर मी टू गेट होल्ड ऑफ हिम इन राइट नाउ। लेकिन मुझे पता है फ्यूचर में शायद मेरी इनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़े, अब बहुत मुश्किल से हाथ आने वाले हैं। तो ये समझ मुझे बताओ, आपकी जो सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग में जो आपके वालिद साहब का जो हाथ था, आई नो इट्स अ लिटिल बिट पर्सनल बट इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि एक बंदे की ज़िंदगी में सेल्फ बिलीफ अगर डालने वाला कोई बचपन में बंदा हो तो उसकी ज़िंदगी को कैसे बदल सकता है। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आई थिंक सवाल में जो हम टॉपिक टच करें दैट इज़ पेरेंटिंग। आई थिंक दुनिया में कोई भी इंसान अगर किसी कामयाब राह पे चला या तो वो खुद उसने अपने आप को डेवलप किया है, या तो उसने ठोकरें खाई हैं दर दर की और उसने एक दर्द को बर्दाश्त किया, वो आगे किया है, या तो उसने अपनी लाइफ में सडन अवेकनिंग देखी है। सडन अवेकनिंग पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट देखा है कि मेरे वालिदैन ने बहुत मुझे तरबियत की। ये कॉन्सेप्ट बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट से डिस्कस करें। उस कॉन्सेप्ट का नाम है सतोरी और केंशु। केंशु इस कॉन्सेप्ट का नाम है कि बहुत से लोग इस बात पर बिलीव रखते हैं कि ज़िंदगी में डेवलपमेंट आती है दर्द के ज़रिए, इंसान ठोकर खाए सीखे। और दूसरा कॉन्सेप्ट दैट इज़ सतोरी। सतोरी कहते हैं सडन अवेकनिंग, कि इंसान फ़ौरन जाग उठे। आई थिंक इस कॉन्सेप्ट में मैं फिर कभी किसी और मौजू पे बात करूँगा। मैं चाहता हूँ मैं आपके सवाल से डाइवर्ट ना हूँ, आपके सवाल पर आता हूँ कि मेरे वालिद साहब जब मुझसे बिलीव शेयर किया। आई थिंक मैं एक पहले भी किसी पॉडकास्ट पे कह चुका हूँ, रेडियो शो पे कह चुका हूँ कि आज मैं ज़िंदगी में जो भी कुछ हूँ वो अपने वालिद साहब की वजह से हूँ। बिकॉज़ उन्होंने बचपन से लेकर आज तक मुझे बहुत सी जगहों पर सख्तियाँ की, बहुत से चैलेंजेस मुझे फेस करवाए, लेकिन एक वाहिद ऐसा मरहला दैट इज़ एजुकेशन, जहाँ पर उन्होंने मुझे कभी बाउंड नहीं किया मैं किस इंसान को पढ़ूँ, कहाँ जा रहा हूँ, किन लोगों में बैठ रहा हूँ। उन्होंने मुझ पर बहुत ट्रस्ट किया कि यार समझ, तुम बस, मुझे पता तुम जो भी करोगे अच्छा करोगे। फिर जो भी मेरी लाइफ में फेलियर्स आते थे ना, उसे सेलिब्रेट करते थे। अब किसी का 32वां ग्रेड आ रहा है, 14वां ग्रेड आ रहा है, 14 ग्रेड बड़ा फेलियर है, बट द बेस्ट पार्ट इज़ दैट ही नोज़ हाउ टू सेलिब्रेट इट। पता अगर 14वां ग्रेड आ रहा है तो ये भी कोई बुरा नहीं है,
ये भी अच्छा है, और ये अच्छा होने का बेहतरीन तरीका है कि मैंने गलती का एहसास दिलाऊं, लेकिन उससे अच्छा तरीका है कि मैं उसे लेट डाउन ना करूं। जिस इंसान के ग्रेड्स कम हो रहे होते हैं उसे लोग गाइड कर रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, अच्छा तरीका है, लेकिन उससे अच्छा तरीका ये कि कोई ये नहीं सोच रहा था उसके दिल पे क्या गुजर रही होती है। फॉर एग्जांपल जब मेरा मैट्रिक का रिज़ल्ट आया तो मेरी वालदा बताती है, मुझे याद है कि मैं बी ग्रेड आया था तो मैं बहुत दूर जाकर बैठ गया था, बहुत दूर अपने घर से, कि मुझे डर रहा था कि अम्मी मारेंगी, लेकिन मुझे ये डर नहीं था कि अब्बू मारेंगे, बिकॉज पापा हमारे वाले साहब कभी सख्ती करते नहीं थे। एक बहुत अच्छी किताब रॉबर्ट कावासाकी ने लिखी कि ए ग्रेड स्टूडेंट्स वर्क फॉर सी ग्रेड स्टूडेंट्स, कि जो ए ग्रेड के बच्चे होते हैं वो सी ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए काम करते हैं। आई थिंक ये इस किताब का कंक्लूजन यही था कि ग्रेड्स आपकी ज़िंदगी का फ्यूचर डिसाइड नहीं करते। मेरे वाले सब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे लगता है जो PhD से भी हाई है, जिनमें से बात कि वो ग्रेड्स पर इतना एम्फेसाइज नहीं करते, वो एम्फेसाइज करते थे स्किल पर, वो एम्फेसाइज करते थे सुबह उठने पर, सुबह उठा करो, हमेशा बात करते थे कि भाई सुबह उठ के पढ़ा करो, जो तुम सुबह उठ के सीखोगे ना वो गोल्ड है। आई थिंक वो उसका कोई नियम बदल नहीं है। मैं जब वो दुनिया से चले गया तो मैंने किताब पढ़ी रॉबिन शर्मा की 5 AM क्लब, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेनर ये कह रहा है कि सुबह का जो नियम बदल है वो पूरे दिन में नहीं है। तो मुझे हैरत होती कि वही बात मेरे वालिद साहब करते थे कि सुबह 5 बजे उठो, और एग्जैक्टली वो 5 बजे उठ जाते थे, कुछ भी हो जाए ही मेक श्योर वो 5 बजे उठकर वॉक कर रहे हैं, अपने ऑफिस का काम करें, ऑफिस 1 घंटे पहले निकल जाते थे। तो मुझे एक बात एहसास हुई, मुझे भी बार बार ये बात सिखाना चाहते थे, उन्होंने मुझे सिखाई, लेकिन मुझे बाद में रियलाइज़ हुई कि मेरे वालिद साहब जो बातें कर रहे थे वो तो कोई बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है कि लिंकेज की जो मैंने बात की। आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आजकल के पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ उनके फेलियर्स को डिस्कस करें, बट कोई ऐसी बात ना करें जिससे वो लेट डाउन फील करें। मुझे याद नहीं पड़ता कि मेरे वाले साहब ने मुझे कभी पढ़ाई के मामले में लेट डाउन फील करा हो कि यार तो ये तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, ये तुम क्या, जिसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि आज मैं बहुत एवरेज स्कूल से पढ़ा हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान की टॉप एजुकेशन चेन्स के साथ काम कर रहा हूँ, जो सबसे बड़ी चेन है। आई हैव ट्रेन देयर टीचर्स, मैंने वहाँ की प्रिंसिपल्स को पढ़ाया, मैं उस चेन का नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन मुझे हैरत हो रही थी कि जब मैं उस चेन की प्रिंसिपल, पाकिस्तान की नंबर 1 स्कूल चेन की प्रिंसिपल्स को पढ़ा रहा हूँ, और प्रिंसिपल्स ये कह रही हैं कि समझ हम आपके पढ़ाने से हमारी लाइफ में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। एंड आई वॉज रियलाइजिंग, मैं जब किसी बड़ी ट्रेनिंग में जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि ये हो कैसे रहा है, मतलब ये कैसे पॉसिबल हो कि एक बहुत ही एवरेज स्कूल का बंदा प्रिंसिपल्स को पढ़ा रहा है 26-27 साल की उम्र में, ये कैसे मुमकिन है। तो मुझे एक बात समझ आई, इसमें मेरे वालिद साहब के जो बिलीव्स थे ना, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। और ये बात ज़ैनुल आबिदीन ने किताब लिखी थी, किताब का नाम है द ट्रीटीज ऑफ राइट। दुनिया की कोई किताब नहीं बता रही कि बाप का क्या हक है, माँ का क्या हक है, कान का क्या हक है, आँख का क्या हक है। ट्रीटीज ऑफ राइट में ज़ैनुल आबिदीन ने खूबसूरत बात की, तुम्हारे बाप का तुम पर ये हक है कि दुनिया में अगर तुम्हें कहीं भी कोई दाद मिल रही है ना, कुछ भी तुम किसी लेवल पर पहुँच रहे हो, उस लेवल पर पहुंचकर ये मत भूलना कि जो भी तुम हो वो अपने बाप की वजह से ही हो। चाहे तुम्हारे बाप ने तुम्हें उस लेवल तक पहुंचाया नहीं पहुंचाया, पर दुनिया में मैं कोई भी काम कर रहा था, मुझे तालियों की 2 गूंजी भी सुनाई देती है ना, तो मुझे बात रियलाइज़ करनी पड़ेगी, इट कम्स फ्रॉम माई फादर। मैं दुनिया में नहीं था, मैं आया उस नुतफ़े की मदद से, पर वो नुतफ़ा मेरे वालिद साहब का था। अगर वो नुतफ़ा ना होता तो शायद मैं भी क्रिएट नहीं होता। आई थिंक पेरेंटिंग क्रिएट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आई थिंक मेरे वाले साहब ने स्पेशली, मैंने आपको बताया कि एटलीस्ट एजुकेशन यहाँ ने कभी लेट डाउन नहीं किया। दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जितने पढ़े लिखे माँ बाप हो गए ना, मैं देखा वो उतने बच्चों को डिसीजंस राय दे रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक वालिद साहब इंजीनियर हैं, उन्होंने ज़िंदगी इंजीनियरिंग गुजारी, बच्चे बोले तो मेडिकल ले लो। यार तुम्हें पता है इससे क्या होगा? मैंने पेरेंट्स से पूछा, बड़ी मज़ेदार बात मैंने पूछी, मैंने कहा कि बच्चे का हार्ट टूट जाए कहाँ लेके जाएंगे? 3 अस्पताल हैं, आगा खान, लियाकत नेशनल और अब्बासी, तीनों बराबर में बने हुए, कहाँ लेके जाएंगे? उन्होंने कहा कि हमारी पूरी कोशिश होगी आगा खान में जाएंगे। मैंने कहा ज़बरदस्त। मैंने कहा आगा खान में किसके पास जाएंगे? जावेद साहब, जावेद के पास, समद के पास, या एक बंदा लंदन से पढ़कर आया शेफर्ड, उसके पास? कहा शेफर्ड के पास जाएंगे। मैंने कहा क्यों? कहा शेफर्ड जो है बाहर से पढ़ के आया तो उसके पास नॉलेज भी बड़ी हाई फाई होगी, और हेल्थ का मामला है तो हम रिस्क नहीं ले सकते। क्योंकि मैंने कहा जिस चोट का असर 4 घंटे था, 4 दिन था, 4 महीने था, उसके लिए आपने बेस्ट हॉस्पिटल चूज़ किया, बेस्ट डॉक्टर चूज़ किया, बिकॉज चोट गहरी है और उसका असर है, लेकिन असर 4-5 घंटे था। लेकिन कुछ फैसले ऐसे हैं, करियर कौन सा चूज़ किया जाए, बच्चे की प्रोग्रामिंग कैसे करें, कौन सी वैल्यूज़ दें, किससे दिलवाएं, उस मामले में हम खुद ही राय दे रहे होते हैं।
हम खुद ही करियर काउंसलर बन जाते हैं, हम खुद ही थेरेपिस्ट बन जाते हैं। कितने वालिदैन ऐसे हैं जो अगर बच्चा स्ट्रेस फेस कर रहा हो तो वो खुद गाइड करने के साथ साथ किसी काउंसलर से बच्चे की अपॉइंटमेंट करवाते हैं। कितने ऐसे वालिदैन अगर बच्चा कोई लेट डाउन फील कर रहा हो तो वो किसी कोच की अपॉइंटमेंट करवा के बताते हैं हम उसको प्लीज़ सिखाएं। कितने ऐसे वालिदैन हैं जिन्होंने रीडिंग के लिए कोई कोच रखा हुआ है कि बच्चे की रीडिंग स्किल्स पर काम करे, रीडिंग सिखाए। आई थिंक हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें लोगों को समझ नहीं आई। और सबसे बड़ी गलती कि जिस चीज़ के आप एक्सपर्ट नहीं, आप उस पर एडवाइस क्यों दे रहे हैं। ट्रू। आजकल का बच्चा बोलता है लॉजिक, रेफरेंस। अच्छा मेरे पास क्या है बेटा, बस ये कर लो ना, लॉजिक है ना रेफरेंस है, बस मैं बाप हूँ, मुझे ये पता है। यानी मैं अगर बाप हूँ तो मैं कुछ भी एडवाइस दे सकता हूँ। तो यहाँ हमने वाले साहब के अपनी, अगर मैं उनकी स्टोरी जनरेट करूँ तो उन्होंने मुझे कभी भी नहीं कहा कि बेटा तुम मुल्ला बन जाओ, तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम ये बन जाओ। जबकि मेरी वालिदा ने कहा तुम डॉक्टर बनो, जबकि मेरी वालिदा ने कहा कि तुम्हें ये बनना चाहिए। लेकिन मेरे वालिद साहब का बेस्ट पार्ट ये था कि उन्होंने मुझे एक फ्रीडम माइंडसेट के साथ इस माशरे में खड़ा किया। तो मैंने भी इस फ्री थॉट के साथ ये एवेल्यूएट किया कि मैं एंटरटेनमेंट में जाऊँ, एजुकेशन में। मैं भी सोचता था कि मेरे वालिद साहब कहाँ खुश होंगे। इनफैक्ट उस दुनिया में नहीं, तो मैं सोचता था मैं एक एंटरटेनर होता तो क्या मैं उनको साले सवाब पहुँचा पा रहा होता, नहीं। लेकिन मैं आज एक ट्रेनर हूँ, अगर मेरी ट्रेनिंग से कोई एक बंदा भी सीख कर जाता है तो आई थिंक इसका सवाब उनकी कब्र और उनकी आखिरत तक जाएगा, ज़्यादा रहा है बहुत बड़ा। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कौन सा बीज बो रहे हैं। आप जो बीज बोएंगे ना वैसा ही आउटपुट, वैसा ही रिटर्न आपको मिलेगा। आई थिंक बेस्ट पार्ट अबाउट माई डैड इज़ दैट अगर उनको कोई चीज़ नहीं पता तो वहाँ एडवाइस नहीं देता है। आजकल के वालिदैन क्या कह रहे होते हैं, बोलते हैं प्लीज़ आप मुझे ना बताएं, एटलीस्ट मैं ना फला कंपनी का CEO। आप CEO होंगे भाई कंपनी के, बट आजकल का बच्चा कहाँ। वजद अली कहते हैं कि बहुत कमाल जुमला, आई थिंक ये मेरा मैसेज है यूथ को कि पेरेंट्स को, कि हज़रत अली कह रहे हैं कि अपनी औलाद को उस तरह तरबियत ना दो जिस तरह तुम्हें दी गई, बिकॉज तुम्हारा दौर उनका दौर बहुत मुख्तलिफ है। मैं बहुत बड़ा ट्रेनर हूँ, लेकिन जब मेरे बच्चे होंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि जो करंट उस ज़माने का ट्रेनर है मैं उससे ज़रूर उसकी मीटिंग करवाऊँ, वो उसको गाइड करे कि माशरे में आज क्या चीज़ें चल रही हैं। मैं बहुत अच्छा काउंसलर हूँ, बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने बच्चे की अपने बड़े काउंसलर से मीटिंग करवाऊँ। शायद मैं नमाज रोज़ा जानता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा मैं किसी बहुत बड़े एक्सपर्ट को हायर करूँ उसकी सोलफुल प्रोग्रामिंग के लिए। सो दैट्स इम्पोर्टेंट। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। पेरेंट्स की बात हुई तो हम जो देखते हैं माशरे में पेरेंट्स को, कि वो तो बस बच्चों को एक रेस में उन्होंने लगाया हुआ है कि कौन फर्स्ट आ रहा है, तुम्हें भी फर्स्ट आना है। अगर वो सेकंड आ गया किसी तरह तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया। वी कैन नॉट इवन एक्सेप्ट कि हमारा बच्चा सेकंड आए। एग्जैक्टली। तो इट्स अ वेरी 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 सेंसिटिव टॉपिक एंड इट्स अ वेरी ब्रॉड टॉपिक। इसके ऊपर तो खैर बहुत डिस्कशन हो सकती है। एक बहुत बेसिक चीज़ है जो मैं कन्वे करना चाहता हूँ, एंड आई वुड लाइक यू टू शेड लाइट ऑन दिस, कि गोल सेटिंग जो होती है हमारी यूथ में, इसका बड़ा फुकदान है। मैं मतलब मुझे भी बहुत सारे नौजवान बच्चियाँ मिलते हैं, तो जब मैं उनसे पूछता हूँ हैव यू प्लान योर लाइफ, आपको 5 साल के बाद क्या करना है ज़िंदगी में, कहाँ जाना है, किस मकाम तक जाना है, तो उनके पास कोई प्लान नहीं है, बेसिकली डायरेक्शन नहीं है। दे डोंट नो वेयर टू गो। अगर उनके दोस्त MBA कर रहे हैं तो सब MBA कर रहे हैं, अगर कोई डॉक्टर बन रहे हैं तो सारे डॉक्टर, अगर किसी को इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया भाई उसको मिला है तो मुझे भी उसी में मिलना चाहिए। दे डोंट हैव एनी डायरेक्शन। तो गोल सेटिंग मतलब किस तरह का एक्सपोजर उनको मिले कि जिससे उनको ये लगे कि यार कि हर किसी की अपनी लाइफ है, हर किसी के अपने गोल्स और विजन्स हैं, अपने ड्रीम्स हैं, उनको परस्यू करे। तो हमारी आपका भी बहुत इंटरेक्शन रहता है यूथ से। डू यू सी कि कभी कोई आपके पास आए जिन्होंने अपने गोल्स राइट डाउन किए हों, एक पाथ हो लाइफ का उनके पास? आई थिंक पहले शायद ये गोल सेटिंग का कॉन्सेप्ट इतना वायरल नहीं था, लेकिन अब बहुत से लोग इस पर काम कर रहे हैं। आई थिंक यूथ गोल सेटिंग की तरफ जा रही है और अपने गोल्स को सेट कर रही है। बट व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ दैट कि बहुत से लोग गोल सेटिंग के बाद भी इस दुनिया में कामयाब नहीं हो रहे हैं। एक वो गोल्स होते हैं जो माशरा में देता है कि अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, एक अच्छा घर होना चाहिए, और एक वो गोल होते हैं जो हमें इंट्यूशन के ज़रिए मिल रहे होते हैं कि खुदा हमसे काम लेना चाह रहा है। बहुत से फॉर एग्जाम्पल आप ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, या तो आप किसी को देख कर रहे हैं, या तो आपके दिल में ख्याल आया कि यार ये होना चाहिए, इससे माशरे को फ़ायदा होगा। इस पॉडकास्ट से शायद आप बहुत पैसे नहीं कमा रहे अभी, तो इनिशियली लोगों के लिए भलाई के लिए कर रहे हैं। सवाल ये आप क्यों कर रहे हैं? आप तो एक अच्छे मैनेजर हैं, एक अच्छी टेक्सटाइल फर्म में काम करते हो ना, आप ये शो स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं? इसे कहते हैं इंट्यूशन, जो आपको ख्याल दिया गया और आपने इस ख्याल को पिक किया गया। तो गोल सेटिंग में भी लेवल्स हैं। एक वो जो माशरा कह रहा है कि अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, तुम PhD करो भी, गोलों ने गोल सेट किया, और एक वो गोल्स होते हैं जो
वो अपनी बिना पर उसको इंट्यूशन के ज़रिए पिक कर रहा होता है। दूसरी बात ये कि बहुत से गोल्स अपने लिए होते हैं, बहुत से गोल्स फैमिली के लिए होते हैं और बहुत से गोल्स सोसाइटी के लिए होते हैं। आई थिंक गोल सेटिंग एक बहुत अच्छा टूल और एक बहुत बड़ी डिबेट्स भी की जा सकती है, बट मैं सिर्फ इतना एडवाइस करूँगा कि गोल सेटिंग को 3 हिस्सों में डिवाइड होना चाहिए। इंसान को चाहे वो अपने लिए गोल सेट करे कि उसे अपनी ज़ात के लिए क्या क्या करना है, कितनी ग्रोथ उसे चाहिए, कितना कंट्रीब्यूशन वो करेगा, कितने एक्सपीरियंसेस वो चाहता है। 3 डायमेंशन होता है गोल सेट करने के, ग्रोथ, कंट्रीब्यूशन एंड एक्सपीरियंसेस। सेकेंड थिंग इज़ अ फैमिली, वो फैमिली के लिए क्या ग्रोथ दिखता है, क्या कंट्रीब्यूशन दिखता है और क्या एक्सपीरियंसेस वो फैमिली के लिए करवाना चाहता है, अपनी वालदा को कहाँ का लेकर। एंड थर्ड थिंग सेम फॉर द सोसाइटी, वो सोसाइटी की ग्रोथ में क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो सोसाइटी के एक्सपीरियंसेस में क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है, सेम थिंग वो सोसाइटी की लर्निंग में क्या चीज़ इजाफा कर सकता है। सो दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि हम गोल सेटिंग को डिवाइड करें 3 हिस्सों में। यूथ इस तरफ आ रही है, बट यूथ जो चीज़ लैक कर रही है दैट्स प्रायोरिटाइजेशन। बहुत से लोग गोल सेटिंग करने के बाद ही फेल हैं बिकॉज वो प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे होते कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे 4 दोस्त हैं, क्या चारों इक्वल है? नहीं। मैंने किताब पढ़ी थी हार्वर्ड स्कूल की, दी वन थिंग किताब में वो एक बहुत बड़ा वो कहता है द बिगेस्ट लाई बिटवीन यू एंड सक्सेस इज एवरीथिंग मैटर्स इक्वली। इट्स द बिगेस्ट लाई। दुनिया में हर काम बराबर नहीं है। हमें सिखाया गया, मिसाल दूँ, मैंने BBA किया तो BBA में 42 कोर्सेज मुझे पढ़ाया गया, सारे कोर्स का टाइम सेम था, सारे कोर्स की फ़ीस भी सेम थी, बट के सारे कोर्स बराबर है? नहीं, बहुत बड़ा झूठ बोला गया। अगर BBA में कुछ कोर्सेज की ड्यूरेशन ज़्यादा होती तो ये ज़्यादा सही था, होनी चाहिए। हमारे एजुकेशन सिस्टम से थोड़ा फेलियर किया है, हमें बचपन में सिखाया सब बराबर है। मैथ की मार्क्स भी 100 में से, इंग्लिश की भी 100 में से, उर्दू की भी 100 में से। क्या उर्दू मैथ इंग्लिश बराबर है? नहीं। मैथ बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इंग्लिश उससे बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन मैथ्स है ज़्यादा बड़ा है। मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग कितनी जगह पर आपको हेल्प करता है। लेकिन हमारे सिस्टम में एक चीज़ सिखा दी कि एवरीथिंग मैटर्स इक्वली, जो कि सबसे बड़ा झूठ है। तो हमें खुद अपने कामों में ना इक्वलाइजेशन ही प्रायोरिटाइजेशन को देखना पड़ेगा। कुछ काम भारी उन्हें पहले किए जाएँ, कुछ गोल्स ऐसे हैं जो कि आपको पहले अचीव करने उन्हें अचीव करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या गाड़ी लेना ज़रूरी है या इंटेलेक्चुअल होना ज़रूरी है, विजडम होना ज़रूरी है? आई थिंक गाड़ी लेना ज़रूरी है, बट ज़रूरी नहीं आपके पास करोला हो, ज़रूरी नहीं आपके पास कोई प्राडो। आई थिंक मेरान से काम चल सकता है, कल्टा से काम चल सकता है, लेकिन बहुत से लोग बड़ी गाड़ियों पे जा रहे हैं, वो नहीं दिख रहे कि इंटेलेक्चुअली कहाँ खड़े हैं। बहुत सी बात में एक उस्ताद ने कही कि दुनिया में हर चीज़ को फ़ना है, इल्म को बका है। आई थिंक यूथ को ये गोल सेट करना पड़ेगा कि अपनी इंटेलेक्चुअल एजुकेशन को इंक्रीज़ करें, बिकॉज एजुकेशन वो चीज़ है जो उनको सारी चीज़ें अचीव करवा देगी। ये बात हदीस में, ये बात डिफरेंट ऑथर्स ने कहा कि नॉलेज इज़ द अल्टीमेट पावर। इससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। बड़ी बड़ी जंगें आप कलम के मैदानों में लोगों ने जीती हैं, इससे बड़ी कोई वॉर नहीं थी जो हुई हैं। बड़ी बड़ी वॉर सॉल्व हो गई। दुनिया में सबसे बड़ा सवाब, सबसे बड़ा एक्ट कौन सा है? आर्ट ऑफ कंसिलेशन, 2 लोगों में सुलह करा देना। 2 लोगों में सुलह कराना आसान नहीं है, इसके लिए आपको विजडम चाहिए। लड़ाना बहुत आसान है, सुलह कराना बहुत मुश्किल है। अमेजिंग। सो अगेन ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा जब मैं अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज करूँ। मैं देखूँ कि मैं अपनी बात आपको बताऊँ ना, मैं आज कितनी बड़े बड़े क्लाइंट्स के लिए काम कर रहा होता, बट मेरा लाइफस्टाइल बहुत सिंपल है। मेरी बहुत एक सिंपल सी गाड़ी, एक पुराना मॉडल है जो कि बहुत स्ट्रगलिंग मॉडल है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रगलिंग किसी इंसान के पास होगा। लेकिन मेरी लाइब्रेरी में स्ट्रगलिंग किताबें नहीं है। जिस कमरे में हम बैठे हुए हैं, जहाँ मेरे पीछे मेरे बैकग्राउंड पे किताबें दिख रही हैं, ये लाखों रुपए की किताबें। सो द पॉइंट इज दैट के प्रायोरिटाइजेशन अलग है। अगर मैं बहुत से यूथ से आगे हूँ, उसकी वजह है कि मेरे बहुत से दोस्तों के पास बहुत सी गाड़ियाँ हैं, बट क्या वो इंटेलेक्चुअली भी बहुत आगे हैं? नहीं। उसकी वजह ये कि एक इंसान पैसे को एक जगह पे खर्च कर सकता है ना, हर जगह तो खर्च नहीं कर सकता। मेरे पास अगर 1 लाख रुपए मैं गाड़ी पे खर्च करूँ, या मैं अपनी ट्रैवलिंग पे खर्च करूँ, या मैं अपने ऊपर खर्च करूँ, ये बहुत मैटर करता है। सिमिलर थिंग, मैं कपड़े भी बहुत एवरेज पहनता हूँ, बहुत ज़्यादा महंगे ब्रांडेड कपड़े में नहीं पहनता, क्योंकि जब मतलब वही वाली बात कि इस चीज़ को फना है। इट्स नॉट योर प्रायोरिटी। इट्स नॉट, इट्स कपड़े पहनना अच्छी चीज़ है, आप अच्छे कपड़े साफ सुथरे पहने, हदीस है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि आप ब्रांडेड पहने। लेकिन किताबें मैं ब्रांडेड लेता हूँ, महंगी ऑथर्स की लेता हूँ, अमेज़ॉन से मंगाऊंगा। क्यों? बिकॉज ये मुझे अपग्रेड करती हैं, मुझे फ़ायदा देती हैं, मुझे
लोगों पर बढ़तरी देती हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड एंटाई मेजॉरिटी टेक्निक. अगर मैं दुनिया की 5% पॉपुलेशन में आना चाहता हूँ ना, तो मुझे वो काम करना पड़ेगा जो दुनिया की 5% पॉपुलेशन कर रही है. दुनिया की 5% पॉपुलेशन ही ऐसी है जो कि घरों में लाइब्रेरीज बना रही है. दुनिया की 5% पॉपुलेशन ऐसी है जो आपकी तरह पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रही है. दुनिया की 5% लोग ही ऐसे हैं जो कि कपड़े गाड़ियों को थोड़ा कम प्रायोरिटाइज़ करते हैं, बल्कि अपनी सेल्फ लर्निंग को प्रायोरिटाइज़ करते हैं. 5% लोग हैं. दुनिया के 5% लोग ही एजुकेशन को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, 95% एंटरटेनमेंट को कर रहे हैं. आप यूट्यूब उठा लीजिए, यूट्यूब पर टेड टॉक पे ज़्यादा व्यूज़ हैं या किसी आइटम नंबर पर, तो आई थिंक पूजा पे ज़्यादा है. एग्जैक्टली. ट्रू. वेल, दैट्स ग्रेट. आई थिंक समद यू हैव गिवन अ लॉट ऑफ टाइम. थैंक यू सो मच. मैंने एंटिसिपेट नहीं किया था कि इतनी लंबी पॉडकास्ट हो जाएगी. और बस एक फाइनल क्वेश्चन मैं करूँगा, देन विल साइन इट ऑफ. एंड बहुत सारी और भी चीज़ें तुमसे बहरे ज़खार हैं. बिल्कुल सही है. इल्म का ख़जाना मेरे सामने बैठा हुआ है. इतनी छोटी सी उम्र में मतलब इतनी डीप बातें, ऐसा लगता नहीं है कि मतलब ये इतनी सी. आई थिंक मैं यहाँ कहूँगा कि उम्र का अकल से कोई ताल्लुक नहीं है. तो उम्र और अकल को ना लाए देंगे. उम्र का अकल से कोई ताल्लुक नहीं है. आपकी उम्र एक अलग चीज़ है, अकल एक अलग चीज़ है. बेसिकली व्हाट आई मेंट टू से कि आपने जो अपनी ज़िंदगी के साल है ना, वो अपने ऊपर इंटेलेक्चुअली डेवलप करने पे आपने जिस तरह बताया है, आपने उस पर अपना वक्त और अपना पैसा, अपना रिसोर्स उस पर खर्च किया ज़्यादा. दिस इज़ वाई यू अहेड ऑफ एवरीबडी एल्स. ये इंटेलेक्चुअल लेवल आपकी एज ग्रुप के लोगों का नहीं होता. दिस इज़ वाई एवरीबडी वाज सरप्राइज्ड व्हेन यू केम अप टू माय ऑफिस के हाउ कैन अ पर्सन लाइक हिम बी सो इंटेलेक्चुअली रिच. एनीवेज, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक. और ये बहुत बड़ी बात है जो कि आपने शेयर की कि 95% जो है वो लोग जिस तरफ जा रहे हैं, 5% लोग उस तरफ नहीं जा रहे. इफ़ यू वांट टू गेट अहेड, एंटी मेजॉरिटी टेक्निक, अमेजिंग. तो अब एंड में, बिकॉज मेरे अंदर भी एंटरप्रेन्योरल जीन है. आई ऑल्सो रन अ साइड बिजनेस. यू आर ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर. तो एंटरप्रेन्योरशिप की बेसिक डेफिनेशन ये है कि आप अपनी रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करके उसी को आप अपना प्रोफेशन बनाते हैं. बर्ड इन हैंड प्रिंसिपल अफेक्चुएशन थ्योरी है, उसमें बर्ड इन हैंड प्रिंसिपल है. पहला जो प्रिंसिपल है कि आपके हाथ में जो हुनर है, आपके हाथ की जो चीज़ है, उसको आप कैसे यूटिलाइज़ करके उसी को अपना ज़रिया माश बनाते हैं. यू डोंट, अगर आप देख रहे हैं कि यार बैंकर्स बन रहे हैं सारे, तो आप भी वही नहीं बनते. आप अपना बर्ड इन हैंड पहचानते हैं. हाउ डिड यू रिकग्नाइज योर बर्ड इन हैंड कि यार मुझे यही करना है सारी ज़िंदगी, ट्रेनर ही बनना है? आई थिंक एज ए जस्ट मेंशन कि मेरा बहुत डिफरेंट रिप्लाई. बहुत से लोगों से मैंने सवाल पूछा तो लोग कहते हैं ट्रायल एंड एरर. आप चीज़ों को ट्राई करें, आपको मिल जाती है, आप ट्राई करें, मिल जाती है. आई थिंक मैं जो काम कर रहा हूँ वो काम बहुत कम लोग कर रहे हैं, और ये काम एक ह्यूमैनिटी के लिए बहुत फ़ायदेमंद काम है, बहुत ही नेक काम है. आई थिंक मैं इस पर थोड़ा स्पिरिचुअल आपको रिप्लाई करूँगा. बहुत इंटेलेक्चुअल रिप्लाई मैं आपको ऑलरेडी कर चुका हूँ. किताबों के नाम बहुत रेफर कर चुका हूँ, ऑथर्स के नाम बता दिए. बट आई थिंक आपने सब मेरी सोलफुल साइड नहीं देखी, और मैं एक ज़माने में आई थिंक इस पे बहुत काम करता था. और आज भी मैं बहुत बिलीव रखता हूँ कि दुनिया में जो चीज़ हो रही है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बिना पर हो रही है. द सीक्रेट बहुत सी किताब आई, बट उससे कई अच्छा काम हमारे ऑथर्स ने किया हुआ है, हमारे अपने स्कूल ऑफ थॉट, स्कूल ऑफ रिलीजन ने किया हुआ है, कि वो उस बात पर बिलीव रखती है कि जिस तरह का इंसान होता है, जिस तरह की वो सोच रखता है, उसकी ज़िंदगी में वैसी चीज़ें होने लगती हैं. अगर मैं अंदर से खालिस होऊंगा तो मुझे अच्छे लोग मिलेंगे. अगर मैं अपनी नीयत को साफ़ रखूँगा तो मालिक मुझसे बड़ा काम लेगा. मैं जब भी बचपन में मेरी वालदा मुझे ईरान और मुख्तलिफ़ रिलीजियस मज़ारों पर लेकर जाती थी, तो मैं देखता था कि बड़े बड़े मज़ार बने हुए, बड़े बड़े लोग वहाँ से फैज़ हासिल कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं आके. हाफिज़ शिराज़ी है, रूमी, बड़े बड़े मज़ार हैं. जब मैं मज़ारों पर गया तो मैं एक दुआ मांगता था बचपन में हमेशा से. मैं कहता था परवरदिगार कि आपने इनसे काम लिया है, आपने इनके नाम को ज़िंदा रखा है और इनसे काम लिया है. मैं हमेशा दुआ मांगता था कि परवरदिगार मुझसे भी काम ले लेगा. अब ये दुआ शायद मैंने मांगना कम कर दी बिकॉज अब मुझसे खुदा काम ले रहा है, लेकिन मैं अभी भी कोशिश करता हूँ, दुआ मांगता हूँ कि परवरदिगार की ज़िंदगी तो सबको गुजारनी है, बट मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो कि मैं आपके काम आ जाऊँ. आपने मुझे ज़िंदगी दी, माँ बाप दिए, नेमत दी, इतना कुछ दिया. लोग औलाद मांगते औलाद मिल गई, ये ज़िंदगी मांगते ज़िंदगी मिल गई. आप दे क्या रहे मालिक को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो मैंने हमेशा से दुआ मांगी कि मेरी ज़िंदगी आपके काम आ जाए. तो जब इंसान दुआ मांगता है तो उसमें असर होता है. तो बड़ी अच्छी सवाल मुझसे किसी ने पूछा कि जब आप कोई नेक काम करते हैं तो तौफीक है, खुदा आपसे तौफीक दे रहे हैं ना कि आपसे काम ले रहे. फॉर एग्जाम्पल आप पॉडकास्ट रिकॉर्ड करें तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, अच्छा काम है. अच्छा काम
तभी आप कर सकते हैं जब खुदा आपको तौफीक दे। एक बहुत से शायर ने एक जुमला कहा कि मुस्कुराने वाला दीवाना है या खुदा ने उसे तौफीक दी है। तो जवाब आया मुस्कुराने वाला दीवाना नहीं है, खुदा ने उसे तौफीक दी है तभी ये मुस्कुराता है। सो मुझे खुदा ने कैसे तौफीक दी, मैं समझ पाया 2 चीज़ों से तौफीक मिलती है। या तो आप दुआ मांगें, परवरदिगार से बार बार मांगें कि परवरदिगार मुझसे काम ले, मैंने दुआ मांगी। हज़रत अली कहते हैं दुआ दस्तक की तरह है, बार बार देने से दरवाज़ा खुल जाता है। तो मुझे लगा मेरा दरवाज़ा खुल गया, मैंने बार बार दुआ मांगी तो मुझे वो चीज़ मिलने लग गई। ट्रेनिंग सेशंस में बुलाया गया, मुख्तलिफ़ जगहों पे टॉक्स के लिए बुलाया गया, लोग अपने मसले लेकर आने लगे। अच्छा, दूसरा तरीका ये कि अगर आप चाहते हैं खुदा आपसे नेक काम ले और अच्छा काम ले और आपको तौफीक मिले, दैट इज़, मुझे एक बड़ा अच्छा अमेजिंग रिप्लाई मिला वो कि आप किसी बेकस की मदद करें। जब आप किसी बेकस की मदद करते हैं ना, जो हेल्प एक्सपेक्ट ना कर, आप उसकी मदद कर दें तो खुदा आपकी मदद करेगा। करियर कैसे चूज़ किया जाए, कैसे एंटरप्रेन्योर लाइफ में लाया जाए, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। लोग अरबों रुपए लगाकर सही रास्ते पर चल पाते हैं, अरबों रुपए डुबोते हैं, कहीं काम शुरू करते नहीं होता। अच्छा, मेरी लाइफ में ऐसा नहीं था। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने अपनी लाइफ में लॉसेस नहीं देखे, मैंने अपनी लाइफ में बड़े फेलियर्स नहीं देखे। खुदा ने मुझे बड़े फेलियर्स नहीं दिखाए। उसकी एक शायद बड़ी वजह ये थी कि मैंने रिस्क, ऐसा नहीं कि मैंने रिस्क नहीं लिया, मैंने बहुत बड़े रिस्क लिया। अपनी जॉब को छोड़ा, 1.5-2 साल में, अभी भी कोई जॉब नहीं, अपनी कंपनी रन करता हूँ। ये कंपनी बहुत हवाई काम है ट्रेनिंग का। आज पैसे मिल रहे हैं इस पॉडकास्ट के, आपको कोई पैसे नहीं मिल रहे, लेकिन मुझे भी नहीं मिल रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। बट इस पॉडकास्ट से अगर 2 लोग भी सुनकर फैज़ हासिल कर लेंगे ना, तो रूमी कहता है कि जब तुम एक छोटा सा काम करते हो ना, तो तुम ये समझते हो तुम्हें कुछ नहीं मिला, बट मालिक आसमान में दरवाजे खोल देता है। जिम रॉन कहता है वंस यू स्टार्ट गिविंग, द रिसीविंग कम फ्रॉम अननोन रिसोर्सेस। एक बार जो तुम देने की आदत डाल लो ना, तो फिर चारों तरफ से मिलता है। तो मुझे लगा कि मैं इस रास्ते तक इसलिए पहुंचा बिकॉज मैं छोटे छोटे अच्छे काम करता था, टाइनी डिसीजंस को कंट्रोल करता था। इन खुदा ने मुझे तौफीक इसलिए दी क्योंकि मैं मांगता भी था, और दूसरी बात मैं कोशिश करता था कि अपने आसपास के लोगों की छोटी छोटी हेल्प करता रहूँ। अगर मैं आज बड़ा ट्रेनर बना, उसकी वजह है कि मैं किसी, सबसे पहली जो मेरी ज़िंदगी का स्टार्ट था वो मैंने एक ऐसी ट्यूशन पढ़ाई थी जो बच्चा मेंटली चैलेंजेस को फेस कर रहा था, तो मैं उस बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने जाता था। तो मुझे लगता है कि आज मैं ज़िंदगी में कुछ अचीव कर पाया, अजीब सी बात है ये, वो उस बच्चे की दुआ है शायद। मुझे लगता है उस बच्चे ने मुझे शायद कोई दुआ दे दी, तो वो दुआ मुझे यहाँ लेकर खड़ा कि मैं बड़ी कंपनीज़ के लिए काम कर रहा हूँ, मल्टीनेशनल्स के लिए काम कर रहा हूँ, टॉप स्कूल चेंज के लिए काम कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि उस बच्चे को जो मैं ट्यूशन पढ़ाता था, जो 1000-1500 रुपये की, 1000-1500 रुपये अपनी जगह, लेकिन जो बच्चे ने दुआ दे दी है शायद वो मुझे यहाँ ला के खड़ा कर दी। मुझे आई थिंक 5 साल पहले मैं एक 1500 रुपये की ट्यूशन पढ़ा रहा था, शायद आज मैं 1 घंटे के लाखों रुपया कमा रहा हूँ, या मैं इतना फेम रखता हूँ, उसकी एक वजह शायद उस बच्चे की दुआ है। तो बहुत सी चीज़ें ट्रायल एंड एरर के ज़रिए आती हैं, बहुत सी चीज़ें आप लोगों की एक्सप्लोर कर आती हैं। मुझे लाइफ थोड़ी अलग थी, मेरी लाइफ थोड़ी डिफरेंट है। आई थिंक वो स्पिरिचुअल पाथ में ज़्यादा थी। एक तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैं दुआ बहुत मांगता था परवरदिगार मुझसे बड़ा काम ले। दूसरी बात, मैंने कुछ अच्छे काम किए, जिन अच्छे कामों की वजह से मुझे एक अच्छा रास्ता मिला, और मैं इस बात पर बिलीव रखता हूँ कि अशफाक अहमद कहते हैं अगर तुमने एक मोड़ पर एक नेक काम किया, वो नेक काम अगले मोड़ पर तुम्हारा इंतज़ार करता है। दैट्स व्हाट आई बिलीव। अमेजिंग। आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह के दुआ इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। फाइनल क्वेश्चन, थोड़ा ये भी पर्सनल है। श्योर और सारी पर्सनल हो गया मुझे लग रहा है। अच्छा, अटेंशन, मैं मार्केटर हूँ और मुझे पता है अटेंशन इज़ अ न्यू करेंसी, ठीक है ना। जिसके पास अटेंशन है, मैं एग्जांपल दे देता हूँ, किसी के पास अटेंशन है, फेसबुक का पेज है, 10,000 फॉलोअर्स हैं, उसकी वर्थ ज़्यादा है। किसी के पास अगर 100 फॉलोअर्स हैं, उसकी वर्थ कम है। किसी के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, तो कंपनीज भी उसको को एडवर्टाइजमेंट देती हैं, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो मार्केटिंग टर्म्स में अटेंशन इज़ द न्यू करेंसी। आप भी एक अटेंशन, मतलब जब आप स्टेज पे जाते हैं, यू हैव द अटेंशन ऑफ मासेस। आप एक अटेंशन की, मतलब जिसे कहते हैं ना कि एक मैग्नेट है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, मैं खुल के बताता हूँ कि मतलब इसमें मेल फीमेल ग्लैमर ज़्यादा है, बिकॉज पीपल लुक एट यू एंड दे एडमायर यू। तो हाउ डू यू, मतलब अपने आप को कैसे बचाते हो? नेगेटिव चीज़ें भी आपके पास आती होंगी ऑब्वियसली। व्हेन यू लिविंग अ ग्लैमरस लाइफ, यू अट्रैक्ट एवरीबॉडी। मैं आपके सवाल I was attracted to you। तो मैं आपके सवाल को आसान करता हूँ। आपका सवाल ये है कि जब आप ट्रेनिंग कराने जा रहे होते हैं, तो आप नौजवान हैं, लड़के इंटरेक्ट हो रहे होते हैं, ये है किसी भी रॉक स्टार को टका लें, उसके बड़े स्कैंडल्स रहें, ट्रेनर्स में भी, ट्रेनिंग भी होता है, आप लोगों को मुतासर कर रहे होते हैं, लोग आपके दीवाने हो रहे होते हैं, आपके फ़ैन हो रहे होते हैं। बट
मैं इसका बहुत इजी जवाब दूंगा कि इसमें आपकी सेल्फ बिलीव और आपका वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है. अगर मैंने आपको इसका जवाब पहले भी दे चुका, मैं रिपीट करूँगा कि अगर मैंने अपनी आंखों को खुला छोड़ा ना तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा. इसी तरह सेल्फ कंट्रोल बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी फील्ड में. शायद मैंने ज़्यादा फेलियर्स नहीं देखे हैं, मैंने कहा कि ज़्यादा मैंने बड़े लॉसेस नहीं देखे. उसकी वजह यही है कि मैंने उन रास्तों पर नहीं गया जिन रास्तों पर लोग जा रहे थे. मैंने कोशिश किया मैं सेल्फ़ कंट्रोल रखूं. कैसे रखूं? बहुत डिफरेंट जवाब है. अगेन मेरा स्पेशल साइड यहाँ पर आ जाता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि कोई ऐसा दिन ना आए जिस दिन मैं स्पिरिचुअली ग्रो ना कर रहा हूँ. मतलब आसान करूँ, मैं कोशिश करता हूँ कोई ऐसा दिन ना हो जिस दिन मैं कुछ ना कुछ ना पढ़ूँ. मैं रोज़ कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल थॉट ज़रूर पढ़ता हूँ. जिस तरह लोग मेंटल थॉट्स पढ़ रहे होते ना फोकस करने के लिए, अपने करियर के लिए, एजुकेशन के लिए, लोग ये भूल जाते हैं वी ऑल आर स्पिरिचुअल बीइंग. एग्जैक्टली. आपकी जो मेंटल रिसर्च हैं, जो आपकी एजुकेशन है, वो यहाँ तक हैं. ट्रू. इसके बाद एक स्पिरिचुअल जर्नी है आपकी. किसी भी रिलीजन को उठा लिए, डेथ, बर्ज़ख, सफ़र, ये बड़े जर्नीज हैं. जनरली कहते हैं अफसोस ज़्यादा कम है, सफ़र बहुत लंबा और हम सफ़र कोई नहीं. तो आई थिंक मेरी लाइफ में सेल्फ कंट्रोल का कंपोनेंट इसलिए ज़्यादा बिकॉज मैं रोज़ कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल बातें, अच्छे कॉल हदीस पढ़कर अपने बिलीफ सिस्टम को, अपनी रूह को ताज़ा करता हूँ. अगर मैं अपनी रूह को अपग्रेड करूँ ना तो मेरे अंदर सेल्फ कंट्रोल आएगा. आई थिंक किसी भी जंग में, किसी भी कौम की सोसाइटी में, कहीं भी आप जाएँ, हर वो इंसान कामयाब जिसके पास सेल्फ कंट्रोल था. लेकिन सेल्फ कंट्रोल कैसे आता है? बाय जस्ट योर सेल्फ कन्वर्जेशन, बाय रियलाइजिंग कि मुझे यहाँ रुकना नहीं है, मैं एक मुसाफिर हूँ, ट्रैवलर हूँ, मुझे आगे बढ़ना है. फॉर एग्जाम्पल समवन केम टू हज़रत अली ने सेड कि आप अपना घर क्यों नहीं सजाते यार, इतना अच्छा आपका घर है, आप खलीफा बन चुके, इतने बड़े बादशाह हैं, आप अपना घर क्यों नहीं सजाते? तो अली कहते हैं कि बेवकूफ़ है जो शख्स जो इस दुनिया में मुसाफिर होकर भी इस दुनिया को अपनी सफ़र, मतलब अली कहते हैं कि बेवकूफ़ है वो शख्स जो मुसाफिर है बट वो उस दुनिया को अपनी ना एग्जैक्ट जगह अपना घर समझता है. वी ऑल आर ट्रैवलर्स. हमारा एक डेस्टिनेशन है. दिस इज नॉट अ डेस्टिनेशन. वी ऑल जस्ट ट्रैवलिंग. वी आर ऑन अ जर्नी. इस जर्नी में कहीं रुकना, कहीं स्टक होना हमारी जर्नी को तकलीफ देना उसको मुश्किल कर देगा. इफ़ आई वुड आंसर योर क्वेश्चन इन अ वे समराइज, आई थिंक मैं कहीं और चला गया कि सेल्फ कंट्रोल कैसे आता है. जिस तरह मेंटल चैलेंजेस को सॉल्व कर रहे हैं, एजुकेशन चैलेंजेस को सॉल्व कर रहे हैं, खाली नमाज़ पढ़ने से दुनिया अगर बेहतर हो जाती है तो दुनिया में लाखों नमाज़ी हैं. दीन खाली नमाज़ पढ़ने को नहीं कह रहा, वो कह रहा है दीन कह रहा है नाफिला भी हैं, कुछ अलग दुआएं भी हैं, कुछ अच्छी बातें भी हैं. और सबसे ज़्यादा दीन एम्फसाइज कर रहा है डिस्कशंस पर. सबसे ज़्यादा सवाब आपको मिलता है कब मिलता है? वो मिलता है जब आप किसी से इंटेलेक्चुअल अच्छी बातें कर रहे हैं, आप रिलीजन शेयर कर रहे हैं, आप अच्छी वैल्यूज़ शेयर कर रहे हैं, उसके ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. आई थिंक आप लंबी दुआएं मांग रहे हैं, आप दुआओं को पढ़ रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत अच्छी दुआ पढ़ी रमज़ान के मुताबिक, तो ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं तेरा आना बहुत अच्छा था, तेरा जाना बहुत भारी है मुझ पर. तो इस दुआ को मुझे पढ़कर पता लगा कि यार रमज़ान बहुत ही भारी बनता है. आई थिंक मैं इसको हल्का ले रहा हूँ. यानी यहाँ मुझे ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल दिखाना है. ट्रू. ये मन हल्का नहीं है, ये मन भारी. मुझे कैसे पता लगा? मैंने इस दुआ के तर्जुमे को पढ़ा कि यार रियलाइज वो कह रहे हैं आना अच्छा था, जाना भारी है. तो अगेन सेल्फ कंट्रोल गेन करने के लिए मुझे अपने स्पिरिचुअल पैथ पर, अपने स्पिरिचुअल मेंटोरिंग पर काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से अपनी जो ग्लैमर जो आप बातें कर रहे हैं, लड़के लड़कियाँ, ये फिर आपको इतना ट्रबल नहीं करेंगे. ट्रू. दैट्स माय रिप्लाई. सेल्फ की बात हुई और सेल्फ पे बात हो और इकबाल की बात ना हो, मैं उसको अपना स्पिरिचुअल मेंटोर मानता हूँ. आई रीड हिम डेली और मैं उसी की बात पे ये एपिसोड भी ख़त्म करूँगा. एक नज़म है उसकी, इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह की, और ख़ुद ही पे जितना काम उन्होंने किया है, सेल्फ पे जितना उन्होंने काम किया है, ये उसको परफेक्टली डिफ़ाइन करती है. जो मेरा सवाल था वो इससे कनेक्टेड था. दिस इज़ व्हाई आई आस्क्ड यू. न दीर में न हरम में खुदी की बेदारी. मैं इसको थोड़ा सा, हमारी क्योंकि नौजवान नस्ल है, उर्दू से थोड़ा दूर हैं, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा. न दीर में न हरम में है खुदी की बेदारी, के खावरा में है कौमों की रूह तरिया की. अगर न सहल हो तुझ पे ज़मी के हंगामे, बुरी है मस्ती अंदेशा है अफला की. तेरी निजात गमे मर्ग से नहीं मुमकिन, कि तू खुदी को समझता है पे करे खाकी. ये ज़माना अपने हवादिस छुपा नहीं सकता, तेरा हिजाब है कल्बो नज़र की नापाकी.
जो बात आपने की कि आप अपनी नज़रों को अगर खुला छोड़ेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। बेसिकली इकबाल भी यही कर रहे हैं, ज़माना अपने हवादिस छुपा नहीं सकता, तेरा हिजाब है कल्बो नज़र की नापाकी। और जो पहला शेर है उसमें ना दीर में ना हरम में, यानी ना बुत खाने में है और ना हरम में खुदी की बेदारी। कोई बात ही नहीं कर रहा सेल्फ के ऊपर। अमेजिंग कि खावरा में है कौमों की रूह तरिया की, कि मशरिक की जितनी भी कौमें हैं ना, इनकी रूह नशाई है। बहुत खूबसूरत बात की आपने, अमेजिंग। तो बेसिकली इकबाल को पढ़ें और ऐसे शाहीनों से, समद अब्बास जैसे लोगों से, इंटेलेक्चुअली एनरिच्ड लोगों से मिलें, उठें बैठें, उनको अपना दोस्त बनाएं। यू विल ग्रो फॉर श्योर। समद, थैंक यू सो मच, इट वाज वंडरफुल। और एक बहुत शुक्रिया। द प्लेजर इज़ ऑल माइन। इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। मैंने एक दिन सोचा था, जिस दिन मैंने समझ से पहली बार मिला था ना, ही वॉज सिटिंग इन अ कॉर्नर। वो ट्रेनिंग से पहले ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर हिज स्पीच, और कोई भी उस वक्त हमें नहीं पता था ये कौन है। ये कॉर्नर में बैठ के अपना हेडफोन लगा के अपना ही वॉज रिलैक्सिंग, प्रिपेयरिंग फॉर हिज स्पीच, एंड आई वेंट अप टू हिम। और मैंने उनसे बात की, और जब मैंने उनसे पहली बार बात की उसी दिन मैंने अपने जहन में ये सोचा था कि मैं इनका एक दिन इंटरव्यू लूँगा। इफ़ आई कैन ड्रीम इट आई एम डूइंग इट टुडे। सही है। गो टू माई वेबसाइट javedbhatti.com एंड यू कैन सी कि मैंने किस तरह अपनी गोल सेटिंग किया। इफ़ दिस इंस्पायर्स यू कि आप अपना किस तरह से लाइफ का गोल सेटिंग कर सकते हैं, हर एरिया को, जिस तरह समझ ने बताया कि स्पिरिचुअल, फिजिकल, फैमिली, हेल्थ, एवरीथिंग मैटर्स। तो इवन ट्रैवल, आप कहाँ जाना चाहते हैं, राइट इट ऑन पेपर, थिंक ऑन पेपर। ठीक है। तो आई विल एंड दिस बिकॉज बहुत लंबी हो गई है, एंड आई एम श्योर कि दोबारा कभी हम समझ से मिलेंगे तो वीडियो पॉडकास्ट करेंगे इंशाल्लाह, और ये हमें इसी तरह से अपना जेनरस टाइम देंगे। थैंक यू सो मच समद फॉर योर टाइम, इट वॉज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच।